कितनी दफ़ा आपने यूट्यूब पर सर्च किया होगा यार कोई ऐसी वीडियो मिल जाए जिससे मुझे मार्केट की सही डायरेक्शन समझ आने लगे, लेकिन हर बार आपको कोई ना कोई कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट ही मिलते हैं या फिर क्लैरिटी ही नहीं होती। मुझे पता है क्योंकि मैंने भी ये चीज़ें फेस की हुई हैं। ये वीडियो कुछ अलग है, ये एक ही वीडियो है जो आपको डेली बायस का असली फार्मूला समझा देगी, सीधा, क्लियर और प्रैक्टिकल। और अगर आपने ये मिस कर दिया तो आप लोग भी वही गलती करोगे जो मैक्सिमम ट्रेडर करते हैं, डायरेक्शन गलत समझना और लॉसेस करते रहना। इसके बाद आपको और वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि मुझे पता है आपको क्या चाहिए। सो स्टे टिल द एंड क्योंकि ये एक चांस है अपनी ट्रेडिंग गेम को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने का। हाय, आई एम योर फॉरेक्स मेंटोर। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। नंबर वन चीज़, अगर आपको डेली बायस को समझना है तो आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है ना वो होता है स्टॉप हंट। अगर आपको स्टॉप हंट के बारे में नहीं पता तो जाके सीखो ताकि आपको ये चीज़ समझ आ जाए। मैं इस वीडियो को बहुत ज़्यादा डिटेल्ड बनाने वाला हूँ। मुझे इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि अब कोई इसको देखे कोई ना देखे, मैंने बना देनी है, उसके बाद ये आपके ऊपर होगा। मैं अगर कोई बात बीच में रुक के कह रहा होता हूँ तो आपकी मेहरबानी है उसे सुन लिया करो। उसके पीछे बहुत सारे रीज़न होते हैं, मैं ऐसे ही आपको ये बातें नहीं बता रहा होता। प्रॉब्लम क्या रहती है, आप वीडियो को स्किप करके जा रहे होते हो। अगर आपको लगा ना कहीं मैं बोल रहा हूँ, कुछ आपको बता रहा हूँ, आप उसे स्किप कर रहे होते हो। ऐसा ना किया करो, आपकी सारी मेहनत ज़ाया हो जाने वाली है। आपको पूरी वीडियो देखने का कोई मतलब नहीं है। फिर आप क्वेश्चन करते हो, भाई मुझे यहाँ से नहीं समझ आई, भाई मुझे यहाँ से नहीं समझ आई। समझ कैसे आएगी जब आप वीडियो स्किप कर दोगे वहां से। तो मैं बीच में रुक के कोई चीज़ बता रहा होता हूँ ना, उसको अल्लाह का वास्ता सुन लिया करो। इसमें आपका ही फायदा है, मेरा कुछ नहीं जाना। मेरे पास बहुत कुछ है, मैं ऑलरेडी काम कर रहा हूँ। और मेरा वैसे भी आजकल ना मेंटोरशिप बैच चल रहा है, बहुत ज़्यादा मुझे मुश्किल हो रही है। मुझे वहाँ से उन्हें रिकॉर्डेड लेक्चर भी देना पड़ रहा है एडिट करके, उसके बाद लाइव बैचेस भी, और उसके बाद लाइव क्लास भी मुझे लेनी पड़ रही है। उस टाइम पर भी मैं ये लोग आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, तो इसको लाजमी सपोर्ट करना यार। और सुन लेना, सपोर्ट करना ना करना अलहदा बात है। लाइक करना है नहीं करना, सब्सक्राइब करना है नहीं करना, कमेंट करना है नहीं करना, लेकिन जब मैं बात कर रहा हूँ तो उसको सुन लिया करो। कोई फालतू बात नहीं कर रहा होता, आपके भले की बात कर रहा होता हूँ। स्टॉप हंट क्या होता है कि मार्केट में ना आपको ने ऑलरेडी देखा है कि जब भी मार्केट एक एक्सपेंशन देके नीचे आती है ना तो मार्केट साइडवेज मोड में चली जाती है। ये साइडवेज मोड में जाती क्यों है? क्योंकि यहाँ पर ना बाय और सेलर की तादाद बहुत ज्यादा हो जाती है। वो आपस में एक जोन क्रिएट कर लेते हैं, एक हाई जोन बना लेते हैं, एक लो जोन बना लेते हैं, जिसे हम सपोर्ट बोल सकते हैं और इसे हम रेजिस्टेंस बोल सकते हैं। अब आप यहाँ पर ना इंस्टीट्यूशन की ना स्ट्रेटेजी चेक करना क्या होता है। अब मार्केट जब एक रेंज बनाती है ना तो जितने भी रिटेलर्स होते अब उन्हें क्या लगता है, जैसे ही मार्केट ने अपनी रेंज ब्रेक की है ना, रेंज ब्रेक करते ही ब्रेकआउट हो गया, और जैसे ब्रेकआउट होगा सारे रिटेलर बाय करेंगे। जैसे ही वो बाय करेंगे मार्केट यहाँ पे अपना इसके नीचे स्टॉप लॉस डाल देंगे, या कोई स्विंग लो होगा या फिर इस स्विंग लो के नीचे डालेंगे, मार्केट तेजी से नीचे आएगा इंस्टीट्यूशन के साथ और उनके स्टॉप लॉस खा लेगा, और यहाँ किसी एफवीजी या ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट गिरेगा। स्टॉप हंट का मतलब अब आपको समझ आ गया। रिटेलर के जहाँ पर स्टॉप लॉस होते हैं मार्केट उन्हें खाता है। मार्केट का पूरे दिन एक ही काम होता है, या कह लो उसका सारी जिंदगी एक ही काम है कि उसने आपके स्टॉप लॉस जहाँ पर होंगे रिटेलर्स के वही खाने हैं। अगर आपको इस मार्केट को ट्रैप से बचना है तो आपको ये समझना पड़ेगा कि रिटेलर्स के स्टॉप लॉस का है, आपको इंस्टीट्यूशन के साथ ट्रेड करनी होगी। अगर आप यहाँ से इस ब्रेकआउट पे ट्रेड करोगे और इस एफईजी ऑर्डर ब्लॉक को नहीं देखोगे जहाँ से इंस्टीट्यूशन सेल करेगा, तो आप रिटेलर के साथ बाय करोगे और इंस्टीट्यूशन सेल करेगा। आपको इस इंस्टीट्यूशन के साथ सेल करना होता है, ठीक है। और एक और बात कि कोई भी नहीं बता सकता कि इंस्टीट्यूशन कहाँ से एंटर करेगा। कोई परफेक्ट स्ट्रेटजी नहीं है, कोई परफेक्ट पॉइंट नहीं है, बस जिसका जो तुक्का है वो चल रहा है, मैं आपको सही बताऊं तो। लेकिन आईसीटी के अंदर कुछ ऐसे सही कॉन्सेप्ट है कि एफईजी से इंस्टीट्यूशन एंटर करता है और ऑर्डर ब्लॉक से एंटर करता है और भी बहुत सारी चीज़ों से एंटर करता है, लेकिन आपको ये सारी चीज़ें समझ आनी चाहिए। एक चीज़ और कि इसमें एंट्री को बहुत ज़्यादा डिटेल से बताया गया है। एंट्री के ऊपर पूरी वीडियो में फोकस किया गया है। एंट्री के ऊपर इतना फोकस किया गया है कि आपको तीनों तरह के एंट्री सेटअप मैंने सिखाए हैं। किस तरह की एंट्री फेल होंगी, किस तरह की एंट्री कामयाब हो सकती है, इस सारा कुछ इस वीडियो में मैंने बताया। अब आपको ये चीज़ समझ आएगी कि इससे समझा दिया तो बाय के अंदर भी ये सेम सिस्टम होगा। स्पॉट के नीचे से जैसे ब्रेकडाउन होगा लोग सेल करेंगे, मार्केट क्या करेगी, यहाँ पर स्टॉप लॉस होंगे स्विंग हाई के ऊपर या स्विंग हाई के ऊपर होंगे, इंस्टीट्यूशन बाय करेंगे और इन सारे को स्टॉप लॉस खा लेंगे, और पहले इसके नीचे से भी स्टॉप लॉस खा चुके होंगे ऑलरेडी, ठीक है। और यहाँ से किसी एफईजी या ऑर्डर ब्लॉक से उठेगी मार्केट। बहुत ज्यादा डिटेल है, सुन लेना। नंबर वन चीज जो होती है ना वो होती है डेली बायस। अब डेली बायस का मतलब बायस ही होता है, बायस होते हैं आपका ट्रेंड। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि जो डेली बायस है ना वो मार्केट को पूरा जज करने के लिए होते हैं, लेकिन बायस का ही मतलब रहता है कि आपने
एक ही चीज फैक्टर नोट करनी होती है कि जो कि ट्रेंड है वो क्या है। नंबर वन चीज जान लो, डेली बायस एक ट्रेंड जानने के लिए एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन वो सही या गलत उसके आगे आने वाले कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं कि ये चीज आपने जो फाइंड की है वो सही है या गलत है। बायस का मतलब है, बायस फाइंड करने का मतलब है आपने एक ट्रेंड फाइंड किया है, अब वो गलत है या ठीक है वो आपको कौन बताता है? नैरेटिव और कॉन्टेक्स्ट। जब नैरेटिव और कॉन्टेक्स्ट आपके बायस को वेरीफाई करते हैं कि हाँ आपने सही बायस फॉलो किए हैं, तब आपको एंट्री करनी होती है। डेली बायस रेफर्स टू आइडेंटिफाइंग द ओवरऑल डायरेक्शन ऑफ द मार्केट द डे फॉर द डे। अब ये डेली बायस भी होते हैं, मंथली भी वही होते हैं और वीकली भी वही होते हैं। अच्छा ये क्या कह रहा है? वट एवर वेदर इट्स बुलिश बेरिश और साइडवेज। मतलब ये डेली बायस क्या होता है? डेली बायस होता है जो एक दिन के अंदर हमें बता रहा होता है कि आज मार्केट बुलिश रहेगा या बेरिश रहेगा या फिर साइडवेज रहेगा, जो कि आपको ट्रेड एग्जीक्यूशन में हेल्प करता है। अब आपको बाय करना है, सेल करना है, या मार्केट साइडवेज रहेगी तो आपको वेट करना है, या आपको बायस फाइंड करने से पता लगता है। अब आप इन तस्वीरों को देख के भी समझ सकते हो, लेकिन फिर भी मैं समझाऊंगा। मान लो कि मार्केट ने एक डे की कैंडल बनी, ये एक डे की कैंडल है, ये डे की कैंडल भी समझ लो। जो मंथली बायस को फॉलो करते हो मंथली कैंडल समझ सकते हो, जो वीकली बायस को फॉलो करते हो वीकली कैंडल समझ सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर डेली बायस समझा रहा हूँ, तो आप डेली के हिसाब से देखना। ये एक डेली की कैंडल है जिसमें मार्केट ने क्या किया था, मार्केट एक बुलिश कैंडल बनाई थी। बुलिश कैंडल बनाने के बाद मार्केट ने जो सेकंड कैंडल थी ना, वो भी इस हाई के ऊपर क्लोज हुई है। तो इसका मतलब क्या है कि ट्रेंड जो है वो कंटिन्यूस रहेगा। ट्रेंड कंटिन्यूस रहेगा, उसका रीजन ये था कि मार्केट प्रीवियस डे के हाई के ऊपर क्लोज हो रही थी। उसकी वजह से हमारा जो अब थर्ड कैंडल बनेगी, हमारी क्या कोशिश होगी कि मार्केट एक बार थोड़ा सा नीचे आए या इस लेवल तक आएगी जहां से हमें बाय करना है, और हमारे जो बायस के होंगे वो बाय साइड पर होंगे। मतलब हमें अगले दिन जो ये थर्ड डे होगा इसमें हमें बाय के लिए ट्रेड ढूंढनी है, सेल के लिए ट्रेड नहीं ढूंढनी, बाय के लिए ट्रेड ढूंढनी है। अब सेम उसी कॉन्सेप्ट पे चलो, मान लो कि मार्केट में एक बाय की कैंडल बनी, नेक्स्ट डे मार्केट ने क्या किया, इसके बायस टर्न करके कैंडल की क्लोजिंग अंदर हो गई। अगर कैंडल की क्लोजिंग अंदर आ गई ना इस हाई के, जिस तरह यहाँ बाहर क्लोज हुई थी, तो अब आपके जो अगले डे के जो बायस है वो सेल साइड पर रहने वाले हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट ने प्रीवियस डे के हाई के ऊपर ही क्लोज नहीं हो पाई, बल्कि कल जो इस चीज का रेट था, आज जो रेट है वो कम है, तो हो सकता है कि नेक्स्ट डे मार्केट और कम जाए। तो ये एक प्रिडिक्शन होती है। अब मार्केट जब नीचे आएगा तो आपको सेल करना होगा। आप ये देख सकते हो आपकी डाउन लिक्विडिटी यहाँ पर है और वो यहाँ तक भी रह सकती है, बहुत सारी कंडीशन होती है। सेम इसी तरह अगर मार्केट में एक बाय की कैंडल बनी है, बाय की कैंडल बनने के बाद मार्केट ऊपर गया, इसके बायस डन किए, बायस डन करने के बाद लेकिन क्लोजिंग अंदर हो गई, तो अब आप ट्रेंड जो होगा वो सेल का होगा। नेक्स्ट डे आपको सेल करना होगा, यहाँ तक भी कर सकते हो और यहाँ तक भी कर सकते हो। अब इसका हम थोड़ा सा ना चार्ट वाइज इसको समझते हैं। देखें जैसे कि मार्केट में पहले दिन ये कैंडल हाई बना के यहाँ पर आके क्लोज होगी, नेक्स्ट डे की कैंडल इसके हाई के ऊपर क्लोज हुई, तो हमें नेक्स्ट डे भी मार्केट को बाय ही करना था। तो आप ये देख सकते हो मार्केट बाय किया है। बाय जाने के बाद मार्केट ने क्या किया, अब ये क्योंकि इसके ऊपर क्लोजिंग हो गई थी, जो चौथा दिन था ना, तो हमें इसी दिन भी बाय करना था। मार्केट ने क्या किया, ऊपर बाय जाके यहाँ के जितने भी राउंड लिक्विडिटी थी इसके ऊपर जो भी स्टॉप लॉस रखे हुए थे रिटेलर के, वो खाए हैं, मगर क्लोजिंग अंदर आ गई। अब क्योंकि हाई के ऊपर क्लोज नहीं हो पाई, जिस तरह यहाँ पर हाई के ऊपर क्लोज हो गई थी तो यहाँ के बायर्स थे, अब क्योंकि हाई के अंदर क्लोज हो गई है मार्केट, या कैंडल के अंदर क्लोज हो गई है, तो हमारी जो नेक्स्ट डे के बायर्स होंगे वो सेल होंगे। तो ये देखो कैंडल भी सेल ही आई। अब क्योंकि उसके लो के नीचे क्लोजिंग मिल गई प्रीवियस डे के, तो हमें क्या होगा कि अगले दिन भी हमें इस वाली कैंडल पर सेल ही करना होगा। तो आप ये देख सकते हो मार्केट सेल आई है, सेल आने के बाद मार्केट ने क्या किया, इस लो के ऊपर क्लोज हो गई। इसका मतलब है कि मार्केट अब बाय जाएगी, तो नेक्स्ट डे देख सकते हो मार्केट बाय गई है। अब मार्केट को अगले दिन हमें बाय करना है, क्यों? क्योंकि मार्केट ने इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दी है, हाई के ऊपर क्लोजिंग दे दी थी, तो ये देखो मार्केट बाय गई है, देन मार्केट अंदर क्लोज होगी, तो हमें अगले दिन सेल करना है, सेल कर दिया। अब इसके लो के नीचे क्लोज हुई है, तो अगले दिन हमें सेल करना है इस वाले दिन, तो हमने इधर भी सेल किया। अब इसके लो के नीचे क्लोज हुई, तो अगले दिन भी हमें सेल ही करना था। अब इस चीज को थोड़ा सा जटों की मिसाल से समझते हैं। क्या होता है कि मार्केट में ना अगर पिछले दिन से प्राइस ऊपर जा रही है तो मार्केट के चांस रहते हैं वो प्राइस ऊपर ही जाए, और अगर प्राइस पिछले दिन से नीचे आई है यानी कम हो गई है, तो चांस रहते हैं कि अगले दिन मार्केट की प्राइस कम ही होगी। और यही एक सिंपल रीजन इस मार्केट में क्या दुनिया की हर मार्केट में चलता है। डेली बायस का मतलब या वीकली बायस या मंथली बायस या बायस का मतलब सिर्फ ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है। सही होगा, गलत होगा, या साइडवेज होगा, या कुछ भी होगा, सही और गलत आप बाद में डिसाइड करते हो। अब जैसे कि मान लो कि मैंने यहाँ पे बाय किया, मेरी कैंडल की क्लोजिंग ऊपर आ गई, तो मैंने अगले दिन बाय करना था। लाजमी नहीं है कि मार्केट बाय ही जाएगा, सेल भी आ सकता है, लेकिन ये सेल आएगा ये भी पता लगाया जा सकता है, या सही में बाय ही जाएगा ये भी पता लगाया जा सकता है। अब वो कैसे, वो आगे चलते हैं। डेली बायस को हमेशा कन्फर्म करने के लिए आपको नैरेटिव को समझना पड़ता है। नैरेटिव इज द लॉजिकल रीजनिंग दैट एक्सप्लेन्स व्हाई द मार्केट इज एक्सपेक्टेड टू मूव इन अ सर्टेन डायरेक्शन बेस्ड ऑन द डेली बायस। इट प्रोवाइड द स्टोरी और
context to support the trader assumption using factor like liquidity grabs, institutional behavior, and price action patterns. A strong narrative justifies the daily bias and help traders build confidence in their trading decision by aligning their analysis with market behavior. Narrative एक लॉजिकल अप्रोच है। अब मैं आपको कहूँ कि मार्केट में अगर इसके ऊपर हाई के ऊपर क्लोजिंग आई है तो अगले दिन ही मार्केट क्यों बाय जाएगी, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। लेकिन ये जो नैरेटिव होता है ये एक लॉजिकल अप्रोच है। ये आपको रीजन देगा कि हाँ मार्केट इधर ही जाएगी, और कैसे जाएगी उसके पीछे पीडीआरएस को फॉलो करना रहता है। वो आपको आगे चल के और भी समझ आ जाएगा। यहाँ तक मार्केट ना बिल्कुल इलॉजिकल बात कर रही थी कि अगर पिछले दिन के हाई के ऊपर क्लोजिंग आ गई है, क्या ही रीजन है कि मार्केट ऊपर जाए। लेकिन ये आपको एक लॉजिकल अप्रोच देगा, एक रीजन देगा, और आपको ट्रेड लेने में कॉन्फिडेंस देगा। अब हम आते हैं कॉन्टेक्स्ट के ऊपर। कॉन्टेक्स्ट क्या है? कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड द बिगर पिक्चर ऑफ द मार्केट बाय एनालाइजिंग इट्स ओवरऑल स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर। इट ensures that the daily bias and narrative align with the higher time frame trend and key level. By understanding context, traders can validate their assumption and make more confident decision, avoiding trades that conflicts with the broader market direction. Context acts as the final confirmation before executing the trade. ये जो context है ना, इसका क्या चक्कर है कि ये ना लॉजिकल अप्रोच होने के बाद आपका जो मार्केट है ना पीडीआरएस के पास आकर सेम बिहेवियर दिखाने लगता है। अब आपके पास एक बड़ी पिक्चर क्रिएट हो जाती है। मान के चलो जैसे मुझे ना बाय जाना था, ठीक है, आपके मान लो डेली बाय बाय पे है। अब जब आपको बाय जाना है तो क्या रीजन है भाई बाय जाएगी मार्केट? जो नैरेटिव होगा ना वो आपको एक लॉजिकल रीजन दे देगा। कैसे दे देगा? कि मार्केट ना उन पीडीआरएस की तरफ ना लिक्विडिटी खाएगी। लिक्विडिटी खाने के बाद मार्केट उन पीडीआरएस तक बढ़ेगी जिन तक उनको जाना चाहिए था, ताकि हम बाय कर सकें। जैसे सिंपल सी मिसाल देता हूँ आपको, मार्केट क्या कर रहा है, एक सर्टन लेवल तक आएगा मार्केट, आज जैसे बाय जाना है तो ये जो डे की कैंडल बनी हुई है ना, तो H1 पे जाओगे तो यहाँ पे कोई ना कोई एफईजी वगैरह होगी। तो मार्केट क्या कर रहा होगा, इस लिक्विडिटी के अंदर या इस एफईजी के अंदर ना ट्रेड हो रहा होगा। इन लिक्विडिटी पूल्स के अंदर कह लो या कुछ भी, वो अब आपको मैंने ऑलरेडी वीडियो में बताया हुआ है ये क्या होते हैं। अब यहाँ पर ना ज्यादा डिटेल से नहीं समझाता। मार्केट किसी पीडीआरए के अंदर आना शुरू हो जाएगा। अब जब ये मार्केट किसी पीडीआरए के अंदर आ रहा है ना, इसका मतलब होता है नैरेटिव। नैरेटिव मिल गया, अब आपको कोई ना कोई पीडीआरए मिल गया बाय जाने के लिए। अब कॉन्टेक्स्ट क्या है? कॉन्टेक्स्ट एक ऐसी चीज है जिसको आपको ट्रेड लेने से पहले कंफर्म करवा देता है और ज्यादा कंफर्मेशन दे देता है कि मार्केट ने सेम पीडीआरए पे आके ना जैसे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करेगा अच्छे से, और आपको प्रॉपर ट्रेड एग्जीक्यूशन के मौका देगा। और जैसा जैसा आपने मन में सोचा था ना कि बायस मेरे बाय के हैं और मार्केट इस पीडीआरए तक आएगा और फिर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा, ये सारे का सारा कॉन्टेक्स्ट मिल गया अब आपको। अब डेली बायस बाय के थे तो बाय के लिए मार्केट एक हायर टाइम फ्रेम के पीरियड तक आ गया है बाय जाने के लिए। डेली बायस बाय के थे, नैरेटिव क्या था कि हायर टाइम फ्रेम के लेवल तक आ जाएगा, आ गया बाय जाने के लिए। कॉन्टेक्स्ट क्या था, सेम बिहेवियर कर रहा है बाय जाने के लिए। तो आपकी तीनों चीजें मिल गई कि मार्केट बाय ही जाएगा, तब आपको ट्रेड करनी होती है। अब हो सकता है अभी भी ना आपको समझ आई हो, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आने लगेगी। वीडियो में आगे चलते हैं। अब जो मैंने आपको पीछे मिसाल दी थी ना, उसकी एक झलक देखते हैं। मार्केट क्या करता है, नीचे से ना बाय आने के बाद एक ना साइडवेज मोड में चला जाता है। तो यहाँ पे जितने प्राइस एक्शन के ट्रेडर होते हैं ना, वो ऊपर रजिस्टर नीचे सपोर्ट देख के बाय सेल करना शुरू कर देते हैं। मार्केट क्या करेगा, इसके हाई के ऊपर से लिक्विडिटी खाने के बाद ना इस हाई के ऊपर से आप ये देख सकते हो, ये जो हाई है इन दो हाई से ऊपर है, इसके ऊपर से लिक्विडिटी खाने के बाद ये देखो ये एम पैटर्न है। मार्केट इनके ऊपर से लिक्विडिटी खाने के बाद ना वापस आएगा और इन लॉज के नीचे से भी लिक्विडिटी खाएगा। और जो लोग इस ब्रेक डाउन को देखेंगे ना, तो वो ये समझेंगे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, तो इस एफवीजी से सेल करना शुरू करेंगे। और कुछ लोग जो प्राइस एक्शन को इस ब्रेक डाउन के एंटर होते, इस ब्रेक डाउन के कैंडल की क्लोज होती है, एंटर कर देंगे, स्टॉप लॉस इसके ऊपर डाल देंगे। और कुछ लोग क्या करेंगे कि इसके यहाँ से दोबारा इसी लेवल को, जब मार्केट इस सपोर्ट को जिसको इसने रजिस्टर बनाया इसको रिजेक्ट करेगी ना मार्केट, या फिर इसको दोबारा रीटेस्ट करेगी, तो लोगों की एंट्री यहाँ पर लगेगी और यहाँ पर एसएल होगा। तो मार्केट क्या करेगा, इस हायर टाइम फ्रेम के पीडीआरए के साथ एंटर करके ऊपर चला जाएगा और यहाँ से सारे स्टॉप लॉस खा लेगा। हमें क्या करना होता है कि इस कंडीशन को बनने देना होता है, और जब मार्केट इस हायर टाइम फ्रेम के पीडीआरए में आता है तो हमें यहाँ से बाय करना होता है, क्योंकि लोग यहाँ से रिटेलर्स जो होते हैं वो सेल कर रहे होते हैं। मार्केट ऊपर जाएगा, एक रिट्रेसमेंट करेगा, इस एफईजी में आएगा, फिर मार्केट दोबारा हाई चला बना देगा। आहिस्ता आहिस्ता चीजें समझ आने लगेंगी, आपने परेशान नहीं होना। वैसे तो आप खुद भी समझदार हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मगर आहिस्ता आहिस्ता आने लगेंगे आपको इसी वीडियो में सारी चीजें समझ। नंबर 1 चीज, एमएसएस क्या होता है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है। मार्केट एक रेंज में था, रेंज में मान लो मार्केट ऊपर से आया और एक रेंज में फंस गया, और यहाँ से रिटेलर ने अपने बार बार बाय सेल कर रहे थे। इस हाई के ऊपर से जितने भी एम पैटर्न देख के सेल करा था, ये पिछली वाली बात है, एम पैटर्न देख के सेल करा था, तो उनके स्टॉप लॉस यहाँ पर थे। इसके
के ऊपर वो मार्केट ने खाए और यहाँ से जो लोग सपोर्ट समझ के सेल कर रहे थे उनके खा लिए जब मार्केट नीचे आया। और कुछ लोगों ने यहाँ पर ब्रेकडाउन देखा कि मार्केट ने रिजेक्शन लेकर सपोर्ट को ब्रेक कर दिया है और ब्रेकडाउन मिल गया, तो कुछ लोग यहाँ से सेल करेंगे, कुछ लोग इस रीटेस्ट वाली जो कैंडल जा रही है ना इस पे सेल करेंगे। यहाँ से कैंडल रिजेक्शन लेके क्लोज भी होगा ताकि और ज्यादा एंटर हो जाए। बहुत सारे ट्रेलर के स्टॉप लॉस यहाँ पर आ चुके होंगे, लेकिन जो आईसीटी के ट्रेडर होते हैं उन्हें पता होता है कि यहाँ पर पीडीआर है, हमें बाय यहाँ से करना है, क्योंकि यहाँ से रिटेलर सेल कर रहे होते हैं यहाँ से बैठकर, तो उनके स्टॉप लॉस यहाँ पर है। तो जब मार्केट इनके स्टॉप लॉस खाने जाएगा तब हमें यहाँ से हमारी ट्रेड बाय हुई होगी और हमें प्रॉफिट होगा। अब वो कैसे होगा कि मान लो कि यहाँ से हाई टाइम फ्रेम के वीडियो में मार्केट ने टैप किया और जैसे ही मार्केट ने यहाँ से अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट किया तो लोगों को स्टॉप लॉस खाए गए, और मार्केट स्टॉप लॉस खाने के बाद एक डिस्काउंट लेवल तक वापस आता है। उसमें कोई भी एफईजी आ सकती है, ये वाली एफईजी भी आ सकती है। अब यहाँ पर कोई और एफईजी नहीं बची हुई तो ये वाली एफईजी रहेगी जिसको हमें ट्रेड करना होता है। हमारा इस एफईजी पे एंट्री डलेगी, इसके नीचे स्टॉप लॉस आके हम बाय करेंगे और यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टैंडर्ड डेविएशन मार्क करेंगे और -2.5 का लेवल हम टारगेट कर सकते हैं। आगे जाके समझ आ जाएगी, अभी कंफ्यूज नहीं होना आपने। अब मार्केट में एमएसएस कैसे दिखता है आप ये देख सकते हो। मार्केट यहाँ से नीचे आया है, एक हाई क्रिएट किया है, फिर दोबारा मार्केट नीचे आया, एक हाई क्रिएट किया, फिर दोबारा मार्केट नीचे आया और यहाँ से मार्केट एक हाई बना के इस वाली यहाँ पे कुछ भी नहीं है, अच्छा मतलब यहाँ पे एक ऑर्डर बुला के उससे मार्केट उठा है, देन मार्केट दोबारा ऊपर जाके एक प्रॉपर एमएसएस कर दिया। वैसे तो एमएसएस ये वाला भी हो सकता है, ये वाला भी हो सकता है और ये वाला भी हो सकता है, क्योंकि ज्यादा क्लियर एमएसएस यही है तो आपका क्लियर एमएसएस यही वाला माना जाएगा। अब मार्केट यहाँ तक क्यों नहीं आ रहा, हो सकता है यहाँ को कोई हाई टाइम फ्रेम का पीडीआर रहना हो, यहाँ पर हो सकता है कोई हाई टाइम फ्रेम का पीडीआर रहना हो, इसके साथ ही ओवरलैप तो मार्केट यहीं से उठ के बाय चला गया। अभी सिर्फ आपको एमएसएस सिखा रहा हूँ, एंट्री नहीं सिखा रहा। एमएसएस इसे कहते हैं। अब फेक एमएसएस किस तरह का होता है, हमारे साथ क्या रहता है कि हम ना काउंटर पीडीआर को भी ना मार्केट ना पास टाइम एमएसएस क्रिएट करती है। काउंटर पीडीआर क्या रहता है कि अगर ट्रेंड बाय का है तो सेल के पीडीआर को हम काउंटर पीडीआर करेंगे। मान लो मार्केट में ना सेल आना है, मार्केट सेल जा रहा है, ऐसे ही एक हाई टाइम फ्रेम का ना एक बुलिश पीडीआर आ गया और मार्केट ने सेम ही रेंज क्रिएट की। अब आपको लगा ब्रेकडाउन हुआ है, अब सुनना, यहाँ से तो प्राइस एक्शन ट्रेडर तो फंस रहे थे इस तरह से, लेकिन आप ये देख सकते हो यहाँ पे मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट किया। कुछ लोगों के लिए वीक पे स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है भी, कुछ लोगों के लिए नहीं होता, वो एक अलग कंडीशन है। ये फेक एमएसएस है, मार्केट अपने काउंटर पीडीआर को ट्रेड कर रहे हैं। अब जो लोग बिगिनर होते हैं ना आईसीटी के अंदर भी, उन्हें भी नहीं पता होता कि ये तो काउंटर पीडीआर है। मार्केट जाएगा ऊपर फेक एमएसएस करेगा, ये मार्केट स्ट्रक्चर अगर शिफ्ट हो भी जाता ना बॉडी क्लोज होने के बाद भी, तब भी ये फेक एमएसएस होता। और अगर यहाँ एफईजी भी होती ना, अब तो यहाँ एफईजी भी नहीं है, अगर यहाँ एफईजी भी होती तब भी ये फेक एमएसएस होता, क्योंकि काउंटर पीडीआर है। अब यहाँ से आईसीटी के ट्रेडर जिन्हें समझ नहीं होती, जो बिगिनर होते हैं उन्हें कुछ भी नहीं पता होता, वो समझते हैं कि मार्केट ने रेंज बनाई थी भाई, मार्केट ने यहाँ से लिक्विडिटी खाई और पीडीआर आ गया तो मार्केट यहाँ से एमएसएस कर रहा है तो हम यहाँ से इस वाले ऑर्डर ब्लॉक से बाय कर लेंगे। बट मार्केट क्या करेगा, जैसे ही आप बाय करोगे मार्केट यहाँ पर आएगा और आपका स्टॉप लॉस इसके नीचे होगा, उठा लेगा, फेक एमएसएस होकर मार्केट दोबारा नीचे चला जाएगा। आप इसको एमएसएस समझ लो, लेकिन असल एमएसएस ही है। मार्केट दोबारा जाएगा, यहाँ से किसी पीडीआर तक एंटर करेगा और जो समझदार ट्रेड होगा वो इस एफईजी या इस एफईजी से बाय सेल करेगा और इसके ऊपर स्टॉप लॉस डाल देगा, क्योंकि असल ट्रेंड सेल का था। आपने गलत पीडीआर को इस्तेमाल किया, आपने इसको एमएसएस माना, असल एमएसएस ये था। अब सेकंड कंडीशन फेक एमएसएस की, सेम वही कंडीशन, ये देखो कैंडल क्लोज भी हुआ है लेकिन ये फिर भी फेक एमएसएस है। क्यों? क्योंकि काउंटर पीडीआर है। काउंटर का पीडीआर का मतलब है एक गलत डायरेक्शन का पीडीआर। पीडीआर का क्या मतलब होता है ये भी बता देता हूँ। पीडीआर रहता है प्रीमियम एंड डिस्काउंट एरे। अगर ये लेवल डिस्काउंट के अंदर होगा तो इसको हम डिस्काउंट एरे बोलेंगे और प्रीमियम के अंदर होगा हम इसको प्रीमियम एरे बोलेंगे, और इन दोनों को मिला के इसको पीडीआर ही बोल दिया जाता है, हायर टाइम फ्रेम पीडीआर, जिसे हम ऑर्डर ब्लॉक या एफईजी वगैरह को हम या किसी भी तरह के ब्लॉक्स होते हैं उन्हें हम पीडीआर बोल रहे हैं। कैंडल क्लोज भी हुआ है, कुछ लोग समझते हैं कि कैंडल क्लोज हो जाए और ये एफईजी, ये देखो एफईजी भी बन गई। अब तो भाई यार कैसे स्टॉप लॉस हिट हो सकता था, कैंडल बकायदा एमएसएस अच्छे से एमएसएस भी हुआ और ये वाली एफईजी भी बनी, फिर भी भाई हमने एंटर किया तो मार्केट ने हमारा स्टॉप लॉस खा लिया। मार्केट आपको स्टॉप लॉस खाएगा क्योंकि मार्केट का असल डायरेक्शन ही सेल है, तो आप उसमें बाय पता नहीं कर क्यों रहे हो। ये फेक एमएसएस क्यों हो रहा है? ये आईसीटी के जो रिटेलर्स और बिगिनर है जिनको नहीं पता, ये उनको एंटर करवाने के लिए हो रहा है, उनको ट्रैप करने के लिए हो रहा है। असल ट्रेंड उनका सेल ही था। यहाँ पर कोई ऊपर पीडीआर होगा जो कि सेल का ही होगा, मार्केट की जो हाई बना है ना, ये किसी पीडीआर में टैप कर रहा था और मार्केट नीचे सेल आ जाएगा, आपको सेल करना है। अब इसके जनरल सी मिसाल देता हूँ, मार्केट ये देखो सेल आ रहा था, ये ना सेल ही आ रहा है पीछे से। क्या हुआ कि मार्केट ने किसी पीडीआर में टैप किया, ये वाला पीडीआर समझ लो, ये वाला यहाँ पीडीआर है, क्योंकि मैंने सीधा ये पीडीआर में यहाँ से मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं किया। वैसे तो यहाँ पे ना छोटा सा कर दिया लेकिन लोग मानेंगे नहीं, तो चलो थोड़ा क्लियर वाला स्ट्रक्चर शिफ्ट करवाते हैं। मार्केट ने यहाँ पर अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट किया और बकायदा ये तो 1 आवर का टाइम फ्रेम ना, 1 डे के ऊपर ना, ये प्रॉपर रिजेक्शन कैंडल है, तो ये एमएसएस बहुत सारे लोग मानेंगे। मार्केट दोबारा नीचे आया, फिर एक लो क्रिएट करने के बाद एक हाई क्रिएट किया
और फिर एक लो क्रिएट किया, फिर एक हाई क्रिएट किया, एमएसएस हो गया। मगर मार्केट ये देखो कहाँ तक गया। अब इनमें से बहुत सारे लोग इन एफवीजी और इन ऑर्डर ब्लॉक से ये देखो मार्केट में लोगों ने ट्रेड की होगी। एक आप यहाँ पर कितनी बड़ी रिजेक्शन भी मिली है, और इसका स्टॉप लॉस यहाँ के इसके नीचे रख दिया होगा, किसी ने स्विंग लो के नीचे रख दिया, उनका पहले उठा लिया मार्केट ने, और आखिरकार मार्केट इस लो के नीचे से अपना फेक एमएसएस कर दिया। लेकिन असल एमएसएस क्या था मैं आपको समझाता हूँ कि जब मार्केट ने यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एमएसएस किया है ना, इस लो के एक हाई बनाया फिर एक और लो बनाया, तो असल स्ट्रक्चर ये शिफ्ट हुआ था। अब आपको ट्रेड करनी थी, ये इंड्यूसमेंट थी, मार्केट दोबारा इन पीडीआर और ऑर्डर ब्लॉक तक आया था, जिससे हमें सेल करना था और इसके ऊपर स्टॉप लॉस डालना था। अभी एंट्री लेते हैं और भी सारा चीजें क्लियर होती रहेंगी आपको। अभी समझो आपको चीजों को सिखाया जा रहा है। अब हम बात करते हैं CIST के बारे में, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। आपने पहले देखा था जो एमएसएस होता था वो वीक के ऊपर क्लोजिंग पे होता था, लेकिन जो CIST होता है वो बॉडी के ऊपर क्लोजिंग होने पर होता है। ये भी एक कॉन्सेप्ट है, सेम ही सारा का सारा कॉन्सेप्ट है। जैसे ही कंसेक्टिव कैंडल्स की बॉडी के ऊपर किसी भी बॉडी की क्लोजिंग आ जाएगी तो ये चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी होगी, और उस वीक के ऊपर आ जाएगी तो वो एमएसएस होगा। और हमें इसको एज ए ऑर्डर ब्लॉक इस्तेमाल करना होता है। जैसे ये ब्रेकर ब्लॉक है, ये ऑर्डर ब्लॉक है, और ये इस तरह एफवीजी आ गई तो एक प्रॉपर यूनिकॉर्न मॉडल बन जाता है, जिसे हमने बाय करने के लिए इस्तेमाल करना होता है। इस एफवीजी से हम ट्रेड करेंगे बिकॉज नीचे एफवीजी नहीं है। अगर नीचे एफवीजी होती है और ये वाली एफवीजी किसी हाई टाइम फ्रेम के पीडीआर के साथ ओवरलैप पूरी होती है, जिससे हमें रिस्क मैनेजमेंट करनी होती है, आगे जाके समझाऊंगा, जिसे हमें रिस्क मैनेजमेंट करनी होती है, तो हमें नीचे वाले से बाय करना था। अब क्योंकि यहाँ पर ट्रिपल पीडीआर आ गया और यही हायर टाइम फ्रेम के साथ ओवरलैप कर रही थी, तो मार्केट यहीं से बाय जाएगा। ठीक है, इसे हम बोलते हैं चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी कि कंसेक्टिव कैंडल की जो बॉडी के ऊपर क्लोजिंग आ जाएगी, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी हो जाएगी। अगली एग्जांपल में आपको ये भी समझ आएगी क्या कहना चाह रहा हूँ। अब मान लो जैसे पहले वहां 3 कैंडल थी या 3 कैंडल थी, तो ये कंसेक्टिव कैंडल का ऑर्डर ब्लॉक होगी। अब यहाँ एक अकेली कैंडल है, तो जैसे इसकी कैंडल की बॉडी के ऊपर क्लोजिंग आई तो CIST होगी, और जैसे इसके ऊपर क्लोजिंग आ गई, इस हाई के ऊपर भी क्लोजिंग आ गई यहाँ पर, तो ये आपका मार्केट स्ट्रक्चर भी शिफ्ट हो गया। और हायर टाइम फ्रेम के पीडीआर में भी मार्केट का टैप होना लाजमी है। हवा में ही न होके मार्केट हवा में चेंज स्टेट ऑफ डिलीवरी या एमएसएस करते तो आपके साथ ये भी बड़ा प्रॉब्लम रहता है कि मार्केट ना हवा में भी बास टाइम कोई पीडीआर होता नहीं, ऐसे ही खड़े होकर चेंज स्टेट ऑफ डिलीवरी या एमएसएस कर देती है, और आप एफईजी से बाय करना शुरू कर देते हो और कहते हो कि भाई ट्रेंड भी बाय था। अब तो मैंने सेम ट्रेड उस बिल्कुल सही ट्रेड की थी, बट ये भी देखना पड़ता है कि मार्केट क्या किसी पीडीआर में भी लो टैप हुआ है हाई टाइम फ्रेम के, और अगर हुआ भी है तो एक और भी चीज देखनी पड़ती है, क्या वो डबल पीडीआर है या फिर वो जो पीडीआर है जिसमें टैप हुआ है क्या वो उसी ही पीडीआर से मार्केट रिवर्स करेगा या नहीं। बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है, आहिस्ता आहिस्ता समझ आएगी, आप परेशान नो। अब आप इसकी एग्जाम्पल यहाँ पर भी ले सकते हो, जैसे एमएसएस तो यहाँ पर हुआ था, मगर ये देख सकते हो कि मार्केट ने यहाँ पर जो लास्ट 2 कंसेक्टिव कैंडल्स बनाई थी, कंसेक्टिव कैंडल एक तरह की दिखने वाली कैंडल होती है, जैसे ही मार्केट ने ये देखो इस वाली कैंडल ने इसके ऊपर बॉडी क्लोज की हुई है, तो ये जो बॉडी क्लोज हुई है जैसे इसके ऊपर क्लोज हो गई तो हमारा चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी हो गया था। अब हमें क्या करना था कि हमें मार्केट को यहाँ पर ये देखो इंड्यूसमेंट बन गई, मार्केट ने यहाँ से बाय जाने की कोशिश की है प्रीमियम से ही, तो क्या हुआ मार्केट में लोगों ने बाय करना शुरू कर दिया, बट मार्केट वापस नीचे और जिनके इसके नीचे स्टॉप लॉस थे वो खाए। ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है, आप सोच भी नहीं सकते यहाँ से कितने स्टॉप लॉस खाए गए होंगे। आगे दोबारा नीचे है, इस ऑर्डर ब्लॉक पे टैप किया इन कंसेक्टिव कैंडल, और ये ब्रेकर ब्लॉक भी साथ ही ट्रेड हुआ है, इस पे ट्रेड किया। इस वाली एफईजी तक नहीं आया क्योंकि हाई टाइम फ्रेम के साथ ओवरलैप नहीं थी, बाकी बस यहीं से उसने लिक्विडिटी खा ली थी, मार्केट यहीं से उठा है और अपने हाई को जाके हिट कर दिया। ये आपकी ट्रेड यहाँ से इस तरह से बनती है अगर हमें चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी की ट्रेड करनी होती। अभी इनके ऊपर सेपरेट वीडियो भी आने वाले टाइम में मिलेंगी, लेकिन आपको ये सारी चीजें समझ आनी चाहिए क्योंकि मैं बड़ा तंग आ गया था लोगों को समझा समझा के। कोई कह रहा था भाई एमएसएस पे वीडियो बनाओ, कोई कह रहा था फेक एमएसएस पे बनाओ, कोई कह रहा था चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी पे बनाओ। बहुत सारे लोगों के यार क्वेश्चन थे, बहुत सारा कुछ था, मैंने कहा यार एक ही वीडियो में निपटाता हूँ और एक बड़ी बेहतरीन और बहुत ही डिटेल्ड वीडियो बना देता हूँ। अगर ये कैंडल एक भी होती ना यार, सुन लो यहीं पे, अगर ये कैंडल एक होती ना तो हमें इस 2 कैंडलों की जरूरत नहीं थी, इसी बॉडी के ऊपर क्लोजिंग होना लाजमी थी। अगर यहाँ भी कोई कसर है होगी तो इंशाल्लाह किसी और वीडियो में निकाल लूंगा फिर से। अब यही सेम एग्जांपल वही वाली है कि आपका एमएसएस यहाँ पर हुआ था ना उस बार जब मैं इसको फेक एमएसएस की बात कर रहा था, तो यहाँ पर आपका एमएसएस हुआ था उसमें। तो अब आपकी जो यहाँ पे चेंज स्टेट ऑफ डिलीवरी हुई है इन 2 कंसेक्टिव कैंडल्स के ब्रेक होने पर हुई है। ये जैसे ये ब्रेक हुई है ना, ये देखो इस वाली कैंडल ने इसको ब्रेक किया था तो आपकी चेंज स्टेट ऑफ डिलीवरी हो गई थी। आपको क्या करना था, जैसे ही मार्केट इसमें दोबारा टैप करती इधर से आपकी एंट्री, लेकिन इसके नीचे स्टॉप लॉस आना था और आप यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टैंडर्ड डेविएशन मार्क करते आपको टारगेट मिल जाता। मगर ये फेक CIST है, मतलब फेक चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी है, क्योंकि ये काउंटर पीडीआर था, मार्केट को बाहर जाना ही नहीं था क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड सेल था। ये आपकी फेक CIST हुई थी।
ये आपकी रियल CIST है, ये फेक CIST थी। अब आपको समझ आ गई होगी कि CIST क्या होती है। अगर आपको और ज्यादा डिटेल से सीखना है तो इनकी जो मैंने पिक्चर बनाई हुई है, ये चार्ट बनाए हुए हैं ये वाले, ये इसीलिए बनाए हुए हैं। इसको देखो क्या हुआ है यहाँ पे, बॉडी के ऊपर क्लोजिंग CIST कहलाती है, विक के ऊपर हाई के ऊपर क्लोजिंग मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कहलाता है। अब हम बात करते हैं शार्प टर्न के बारे में। ये किसी ICT का कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि एक यूट्यूब पे चैनल है आरजो के नाम से। मैंने तो उनसे सीखा और मैंने और किसी से क्योंकि देखा नहीं है, तो मुझे लगता है कि उन्हीं का ही बनाया हुआ है। तो मार्केट सेम कंडीशन है, मार्केट हाई टाइम फ्रेम के PDRA में आ रहा है, बाकी नीचे से बाय आ रहा था, एक कंडीशन करी और सेम वो रिटेलर को एंड किया, यहाँ पे एक FVG बन गई। FVG बनाने के बाद मार्केट ने यहाँ से अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है। स्ट्रक्चर शिफ्ट करने के बाद ये FVG इन कहलाएगी और ये FVG आउट कहलाएगी। FVG इन FVG आउट बन गई। अब जब मार्केट में FVG आउट बन गई ना, तो अगर ये FVG इन से नीचे है तो मैं उसको ना फेक शार्प टर्न मानता हूँ। फेक शार्प टर्न, ये ST का मतलब शार्प टर्न है। अब मार्केट जब दोबारा ऊपर जाएगा तो इस FVG को जैसे ही मार्केट ट्रेड करेगा तो मार्केट यहीं से हमें बाय करना होगा। हम इसे बोलेंगे शार्प टर्न एंट्री। FVG इन FVG आउट, FVG इन FVG आउट। अगर ये FVG आउट नीचे होती है इस FVG इन से तो फेक होता, और अगर ये बाद में एक और भी बन जाती तो वो रियल शार्प टर्न होता। जैसे कि मैं यहाँ पे शार्प टर्न एंट्री आपको दिखा रहा हूँ कि ये FVG बनी है, इसके बाद मार्केट हाई टाइम फ्रेम के PDRA में आ गई और मार्केट ने दोबारा अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट किया। FVG बनना बंद हो गई थी यहाँ पर। ये देखो एक FVG यहाँ बनी, एक यहाँ बनी। यहाँ पे ये देखो कि जब भी मार्केट अपना ट्रेंड क्लोज करती है ना, कमजोर बना देती है कि जिस तरफ जा रही थी उधर नहीं जाने को मन कर रहा होता, तो FVG बनना कम हो जाती है वहां पर। यहाँ पर आप देखो मार्केट कितना स्लो नीचे आ रही है, यहाँ पर देखो कितना फास्ट नीचे आ रही है, ठीक है ना। तो मार्केट क्या करती है, FVG बनाना बंद कर देती है। FVG बनाना बंद की, FVG इन बनी, उसके बाद मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, FVG आउट यहाँ पर बन गई मार्केट में। तो ये FVG इन नीचे थी, FVG आउट ऊपर थी, तो ये वैलिड था। मार्केट यहाँ से उठा है, यहाँ से इस वाले चेंज स्टेट ऑफ डिलीवरी से उठा है, आपकी एंट्री यहाँ से हुई है, यहाँ पे ये स्टॉप लॉस थे। वैसे तो वो सेम ही चार्ट है। अब आप ये देखो कि मैंने आपको सेम ही चार्ट पे इसके ऊपर आपको MSS करके दिखाया था, इसके ऊपर आपको चेंज स्टेट ऑफ डिलीवरी करके दिखाई थी, और इसी के ऊपर मैंने आपको शार्प टर्न करके दिखाया, FVG इन FVG आउट। मार्केट स्ट्रक्चर शीट आप ये वाला ले सकते हो। आई होप आप ये देख सकते हो कि कई तरह की एंट्रीज होती हैं जिसे हम एक ही सेम चार्ट पर देखकर एंट्री करते हैं। FVG इन से आपको एंटर करना होता है। CIST की एंट्री यहाँ से होगी, इसकी यहाँ से होगी, और MSS की भी तकरीबन यहीं से होगी। वैसे तो MSS यहाँ पे जाके वो तो यहाँ पर होगी। CIST की जो एंट्री होती है वो वैसे जनरली ज्यादा रिस्क रिवार्ड रेशो वाली रहती है, मगर वो थोड़ी सी रिस्की होती है। मगर आपने इनको इस तरह से ट्रेड नहीं करना, ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए था। शार्प टर्न वैलिड रीजन होता है कि मार्केट में सही में स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है। बहुत सारी चीजें आने वाले टाइम में आपको वो भी समझ आ जाएंगी। अब हम बात करते हैं लो प्रोबेबिलिटी शार्प टर्न के बारे में। ये LP शार्प टर्न का ये मतलब लो प्रोबेबिलिटी शार्प टर्न। सेम कंडीशन है। आप ये देखो FVG इन ना ऊपर बनी है, लेकिन FVG आउट बनी है, लेकिन FVG जो आउट है ना वो नीचे। अगर यहाँ पे एक और FVG आउट बन जाती ना, इस तरह यहाँ पर आकर बनी है, यहाँ पर थोड़ा सा बन जाती है, थोड़ी सी वैलिड होती, तो हम इसको क्या कहते हैं कि ये ना लो प्रोबेबिलिटी नहीं हाई प्रोबेबिलिटी है। मगर ये क्योंकि नीचे बनी है ना, और उसके बाद FVG मान लो यहाँ नहीं बनी, ये यहाँ बन गई है, मेरे को मतलब बन गई, गलती से बनानी नहीं थी मुझे, मतलब यहाँ पे वो बन गई है, लेकिन FVG आउट जो थी ना वो नीचे बनी है। मार्केट क्या करेगा, ये लो प्रोबेबिलिटी होगी, ये आपको सिर्फ एंटर करवाने के लिए धोखाबाजी करेगा। मार्केट यहाँ पर आएगा, रिजेक्शन लेगा, आप एंटर करोगे और स्टॉप लॉस इसके नीचे डालोगे, मगर वो लो प्रोबेबिलिटी था, वो आपका स्टॉप लॉस हिट कर देगा, चाहे ये सही PDRA क्यों ना हो। काउंटर PDRA की बात नहीं हो रही, ट्रेंड के PDRA की बात हो रही है। मार्केट बाय ही जाना है, मगर आपका यहाँ से भी स्टॉप लॉस खाएगा, फिर बाय जाएगा, क्योंकि ये लो प्रोबेबिलिटी शार्प टर्न था। मार्केट दोबारा उठेगा, फिर दोबारा स्ट्रक्चर शिफ्ट करेगा, फिर दोबारा PDRA पे टैप करेगा, फिर बाय जाएगा। अब फेक शार्प टर्न के बारे में बात करते हैं। सेम स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। वो आपका पहले ये CIST था ना, इस तरह से मैंने आपको पहले दिखाया था, और ये MSS था, तो अब भी यही MSS है। ये FVG इन बनी और ये आपकी FVG आउट यहाँ पर जाकर बन गई, और ये FVG आउट एक और ऊपर जाके भी बन गई है, मगर ये लो प्रोबेबिलिटी है क्योंकि आप काउंटर ट्रेड की कर रहे हो। ये काउंटर PDRA है, आपके मुखालिफ है PDRA। आपके यहाँ पर एक शार्प टर्न हुआ है, जो यहाँ पर आपका MSS होने के बाद चाहे कितनी भी FVG बनती रहे, FVG इन बन के बाद यहाँ पर 2 FVG आउट बनी है, जो कि बहुत अच्छा सेटअप है। एक FVG यहाँ भी है, ऑर्डर ब्लॉक पे सारा कुछ है, मगर आप जिससे बाय कर रहे हो मार्केट को वहां से बाय नहीं जाना था, बस साफ सा रीजन है, इसकी वजह से आपका ये फेक शार्प टर्न था, आपका स्टॉप लॉस हिट होना ही होना था। बहुत सारी चीजें हैं जो कि मैटर करती हैं। अभी तक तो आपको मैंने सारी एंट्री को सेटअप करना सिखा दिया, अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। बहुत सारे लोग मुझे ना कह रहे थे कि भाई हमें ना SMT यानी स्मार्ट मनी टेक्निक सिखाओ। स्मार्ट मनी जो टेक्निक होती है ना, बहुत ही वैलिड और बहुत ही पावरफुल होती है। रिवर्सल आने में ना इसका बड़ा ही किरदार रहता है।
मान के चलो आपको ना यूरो यूएसडी में हायर टाइम फ्रेम के पीडीआर पे मार्केट ऑलरेडी टैप कर गया है। मान लो ये H1 का पीडीआर है, H1 का एफईजी है। थोड़ी सी प्रैक्टिकल बात करते हैं। ये मान लो H1 की एफईजी है और ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है ना ये M5 का यानी 5 मिनट का है। मार्केट इधर आया और उसने अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया। MSSB हो गया, CISD भी होगी और ये एफईजी इन, और मान लो कि ये एफईजी आउट आई, ये एफईजी आउट भी हो गई, सारा कुछ हो गया। अब मार्केट नीचे आया, सेम मार्केट यहाँ भी नीचे आ रहा है। ये यूरो यूएसडी है और मार्केट ने यहाँ तक लो बनाया है इस टाइम पर। एग्जांपल में भी समझाऊंगा। हायर टाइम फ्रेम के यहाँ पे मार्केट 5 मिनट पे ऑलरेडी टैप हो गया था इस टाइम पर, मगर जीबीपी यूएसडी में मार्केट ने यहाँ पर ऑलरेडी टैप नहीं हुआ था हायर टाइम फ्रेम के पीडीआर तक। तो मार्केट ने क्या किया, वापस आया। इस बार मार्केट यहाँ पे लो नहीं बना पाया, इसके नीचे लो नहीं बना पाया यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर लो बनाया क्योंकि मार्केट हायर टाइम फ्रेम के पीडीआर में टैप होना चाहता था। क्योंकि जीबीपी यूएसडी पे मार्केट हायर टाइम फ्रेम के पीडीआर पे टैप नहीं हुआ था, या फिर H1 के एफईजी पे टैप नहीं हुआ था M5 का स्ट्रक्चर। तो आप ये देख सकते हो कि यहाँ मार्केट ने लो क्रिएट किया। अब अगर मार्केट दोबारा यहाँ से स्ट्रक्चर शिफ्ट करे और यहाँ से दोबारा स्ट्रक्चर शिफ्ट करे तो ट्रेड किस पे करनी है, यूरो यूएसडी पे करनी है, क्योंकि वो लो बनाने में मुश्किल बन रही है। तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ पर एक और लो भी बना दे, लेकिन इसके नीचे मार्केट लो नहीं बनाएगी क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग पेयर बन चुका है। जैसे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करेगी तब आपको बाय करना है और यूरो यूएसडी में करना है, जीबीपी यूएसडी में नहीं करना है। एक तो कंडीशन ये थी कि यहाँ पे मार्केट ने ट्रेड टैप करा ही नहीं था हाई टाइम फ्रेम के पीडीआर में। एक कंडीशन ये भी रहती है कि मार्केट ना दोनों में हाई टाइम फ्रेम के पीडीआर में ऑलरेडी टैप हो चुका था। अब मार्केट ने जैसे अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट किया तो आप यहाँ देख सकते हो कि मार्केट ने एफईजी नहीं बनाई, मगर यहाँ पर मार्केट ने ये वाली एफईजी बनाई थी और ये वाली भी एफईजी बनाई थी, मगर यहाँ एक भी एफईजी नहीं थी। चांसेस थे कि मार्केट यहाँ से कहाँ से उठ सकता है, कहीं से भी नहीं उठेगा। मार्केट वापस आया, दोबारा इस लो के नीचे से स्टॉप लॉस खाए, यहाँ से मार्केट ने इस एफईजी से बाय किया। या सिंपल सी बात थी, मतलब यहाँ से मार्केट नया लो नहीं बना पाया, यहाँ से फिर भी लो बनाया क्योंकि यहाँ पे कोई पीडीआर नहीं था जिससे मार्केट बाय जा सकता था, मतलब कोई एफईजी वगैरह नहीं थी। यहाँ पर थी तो मार्केट यहाँ से बाय जा रहा है। हमें बाय इसमें करना है क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग पेयर है। अगर मार्केट लो नहीं बनाने में, नया लो बनाने में कामयाब नहीं रहा इसके नीचे, तो ये एक स्ट्रॉन्ग पेयर है। यूरो यूएस डॉलर के मुकाबले में बाय जाना चाहता है, मगर जीबीपी यूएसडी थोड़ी सी गड़बड़ेशन कर रहा है। आपका स्टॉप लॉस के नीचे होता वो मार्केट उठा लेता, इसके नीचे था तो आपका सेफ रहा। तो अब अगर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा तब आपको यूरो यूएसडी में बाय करना है, जीबीपी यूएसडी में बाय ना करना। ये वैसे वनडी का टाइम फ्रेम है, आपको उसे समझाने के लिए बनाया जा रहा है ताकि आपको माइंड में ये चीजें बैठ जाए। अब आप ये देखो कि यहाँ पर एक ना एफवीजी है, ये एक एफवीजी भी है और ये एक ना डिस्काउंट एरिया। ये जो हाई बना है ना, इसके बारे में आगे चल के और भी समझ आ जाएगी। ये मार्केट ने क्या किया, यहाँ से मार्केट इस 16 अप्रैल 2024 में ट्यूसडे वाले दिन हाई टाइम फ्रेम के पीडीआर पे टैप हो गया ऑलरेडी, मगर जो हाई था उसके ऊपर हाई बनाने में कामयाब नहीं हो पाया इस दिन अक्टूबर 2024 के महीने में, इस हाई के ऊपर, जो कि अगस्त से पहले 2023 में बना था। तो मैं इसको छोटे टाइम फ्रेम पे भी समझाऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल थोड़ा सा ना हम बड़े ओवरव्यू के हिसाब से देखते हैं। ये कौन सा था, यूरो यूएसडी। मगर जो जीबीपी यूएसडी था, जब उसने ही सेम टाइम पर, ये देख सकते हो 22 अप्रैल को एंटर हुआ इसमें। यहाँ पे मार्केट ऑलरेडी 16 अप्रैल को ही एंटर हो चुका था और ये 22 अप्रैल यहाँ पर तकरीबन आके बन रहा था। तो यहाँ पे मार्केट 22 अप्रैल को एंटर हो रहा है। तो ये भी एक आपस में एक एसएमटी है। जैसे मैंने आपको पीछे बताया था ना, ये 16 अप्रैल का टाइम है कि मार्केट ने हाई टाइम फ्रेम पीडीआर में टैप ही नहीं किया, मगर वहां मार्केट ऑलरेडी टैप कर गया था। तो यहाँ पे मार्केट ने एक नया लो बनाया है, यहाँ पे लो मार्केट नहीं बना सका। मार्केट ऑलरेडी 22 अप्रैल को इन एरियाज में पहुंच चुका। तो ये 16 अप्रैल को लो बना था और जीबीपी यूएसडी में मार्केट 16 अप्रैल को कुछ इस पॉइंट पे फिर रहा है। हाई टाइम फ्रेम के पीडीआर में अभी तक टैप नहीं हुआ है। एक चीज तो मार्केट में, क्योंकि ये जो पेयर था, इधर आपने क्या करना था, कोशिश करनी थी इसको बाय करने की, मगर यहाँ पर ना ये ना दोनों में ना एसएमटी चलता ही रहता है। एसएमटी का भी कॉन्सेप्ट होता है। अच्छा, एसएमटी देखनी किन में होती है हमें, अगर आपको अभी नहीं समझ आ रही तो मैं कुछ समझा दूंगा आपको। पहले सुनो, यूरो यूएसडी को आपने एसएमटी देखनी होती है जीबीपी यूएसडी के साथ, क्योंकि ये इसका कोरिलेटेड पेयर है, या फिर आप डॉलर इंडेक्स के साथ देख सकते हो। अगर आप गोल्ड को देख रहे होगे तो आपको सिल्वर के साथ देखनी होगी। और भी बहुत सारे हैं, मैं ना आपको ना डिस्क्रिप्शन में या कहीं पे भी ना आपको ये इनके ना कोरिलेटेड पेयर समझा दूंगा या दिखा दूंगा, या आप यूट्यूब पे सर्च करोगे तो आपको और भी मिल जाएगा। क्योंकि डेली बायस के ऊपर वीडियो, ये चीजें मैं अपने हिसाब से ऐड कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है आपको ये भी नहीं पता, तो ये मैं आपको सिखा रहा हूँ। मार्केट ने यहाँ पे ट्रेड किया और देन मार्केट बाय गया, मगर मार्केट इस हाई के ऊपर ट्रेड नहीं हो सका। लेकिन सेम इसी टाइम पे यूरो यूएसडी ने जब यहाँ पे ये जो हाई बन रहा है, मार्केट ये देखो इस हाई के ऊपर ट्रेड हो रहा है। ये सेम वही है 2023 का अगस्त से पहले वाला एरिया, आप चेक कर लेना। 1 डे का टाइम फ्रेम है जीबीपी यूएसडी का। जब मार्केट ने इसमें ट्रेड की है और अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट किया तो मार्केट
मार्केट यहाँ से तेजी के साथ ऊपर गया और इस हाई के ऊपर ट्रेड हो चुके हैं। ये जो हाई बन रहा है ना, ये वाला हाई, ये सेम यूरो यूएसडी में ये वाला हाई आप चेक कर लेना बेशक। और ये वाला हाई आप देख रहे हो, और ये वाला हाई यहाँ देखो, मार्केट लो बना पाई, हाई नहीं बना पाई ना। यहाँ पे देखो मार्केट ने इसके ऊपर हाई बनाया था, तो ये भी एक एसएमटी था। जब भी एसएमटी क्रिएट होता है ना, तो आपको ना एक मजीद कंफर्मेशन मिल जाती है कि आप एक अच्छी ट्रेड एंटर करने वाले हो। अब यूरो यूएसडी और जीबीपी यूएसडी के ऊपर एक एक एग्जांपल और देखो। ये मार्केट ने 16 अप्रैल 2024 को यहाँ पर एक लो बनाया था, तो 22 अप्रैल तक ना, 22 नवंबर तक 2024 में ही मार्केट ने इसके नीचे एक और लो बना दिया यूरो यूएसडी के ऊपर। जीबीपी यूएसडी के ऊपर सेम टाइम पे ही जब मार्केट ने 22 अप्रैल को लो बनाया था ना, वही वाला लो जो आपको पता है अभी जो मार्केट ने बनाया था, तो सेम ही टाइम पे मार्केट 22 नवंबर को इसके नीचे लो नहीं बना पाया। अगर मार्केट को सेल ना आना होता, क्योंकि ये मार्केट अभी सेल आ रहा है, ये सेल आ रहा है, ये एक तरह की रिट्रेसमेंट है टाइम फ्रेम पे 1 मंथ के ऊपर, क्योंकि मार्केट को सेल आना है। अगर मार्केट को सेल ना आना होता, तो ये जो स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ था ये बहुत ही ज्यादा वैलिड होता यहाँ तक बाय करने के लिए। यहाँ पे मार्केट ने क्योंकि लो बना दिया है, और यहाँ से ये जो स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ ये फेक है, आपको इसको बाय नहीं करना। अगर मार्केट को बाय जाना होता ना, तो ये वाला एमएसएस बहुत ज्यादा वैलिड होता, आपको जीबीपी यूएसडी के ऊपर बाय करना था। अभी ये आप ना कोई मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा, वो उसमें आपको एंट्री लेना भी सिखा दूंगा। अभी आप इस चीज को समझो कि ये स्ट्रॉन्गेस्ट देखने के लिए होता है, स्ट्रॉन्गनेस देखने के लिए होता है किसी भी पेयर की। जीबीपी यूएसडी राजी नहीं है नया लो बनाने के लिए यूएस डॉलर के मुकाबले में, तो आपको बाय ऐसे पेयर को करना है जो कि नया लो नहीं बना रहा। अब हम बात करते हैं फेक एसएमटी की। जब भी मार्केट किसी काउंटर पीडीआरए के ऊपर ट्रेड होगा और अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट कर देगा और इस तरह से सेम एसएमटी क्रिएट करेगा, जैसे यूरो यूएसडी इस तरह से मूव करेगा, सेम ही टाइम फ्रेम पर जीबीपी यूएसडी कुछ इस तरह से मूव करेगा, तो ये फेक ही एसएमटी होगा, चाहे स्ट्रक्चर शिफ्ट भी हो जाए, ये भी शिफ्ट हो जाए, लेकिन ये फेक एसएमटी है, क्योंकि ये काउंटर पीडीआरए है। ये पीडीआरए गलत डायरेक्शन का, हमने बाय नहीं जाना है, हमने सेल आना है, हमारा स्ट्रक्चर सेल आ रहा है, तो ये एमएस भी फेक है और ये एसएमटी भी फेक है, क्योंकि हमें सेल आना है। ओवरऑल ट्रेंड जो है वो सेल है। आपकी हर चीज फेल इस वजह से हो जाती है क्योंकि आपको पता ही नहीं होता हमने जाना किधर है। बस ये उसका एक ना सिंपल आंसर है आपकी सारी चीजों का। अब एक नई चीज आपको बताता हूँ, शायद आपने कभी ना सुनी हो किसी से भी। ये ना हाई टाइम फ्रेम का प्रॉपर पीडीआर है। मान के चलो ये 1 डे का पीडीआर है, मान लो ये 1 डे की एफवीजी है। ड्राउन लिक्विडिटी कैसे टारगेट करनी होती है? ड्राउन लिक्विडिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये नहीं पता ना कि ड्राउन लिक्विडिटी हमारी क्या है, मतलब मार्केट कहाँ तक जा सकता है, हमें कहाँ तक टारगेट लेना है, तो आप बड़े फंसोगे। ये मार्केट का हाई टाइम फ्रेम का पीडीआर है। मार्केट ने जैसे ही इसके अंदर टैप करने के बाद नीचे क्लोजिंग दे दी इस पीडीआर के, तो अगर मार्केट अगली कैंडल ऊपर क्लोज कर भी देना, तो बहुत कम चांसेस है कि मार्केट ड्राउन लिक्विडिटी तक जाएगा यूरो यूएसडी में। ये यूरो यूएसडी है, मतलब इसका यूरो यूएसडी से कोई लेना देना नहीं है। किसी भी स्ट्रक्चर पर, किसी भी पेयर पर यही सेम कंडीशन रहेगी। अगर हाई टाइम फ्रेम के नीचे क्लोजिंग आ गई और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो भी है, तो बहुत मुश्किल होता है कि मार्केट ड्राउन लिक्विडिटी तक पहुंच पाएगा। लेकिन सेम टाइम पे यहाँ पर देखो जीबीपी यूएसडी ने इस कैंडल, ये वाली कैंडल इसमें तो रिजेक्ट नहीं हुई, लेकिन जीबीपी यूएसडी ने अपनी कैंडल को हाई टाइम फ्रेम के पीडीआर से रिजेक्शन ले ली थी। तो अब अगर जैसे ये कैंडल बाय गई है, तो आपको यहाँ तक बाय करना है जीबीपी यूएसडी में, ये मार्केट वहां तक जाएगा। एसएमटी क्यों क्रिएट होती है? ये देखो यहाँ पर एसएमटी क्रिएट हो गई, सेम ही टाइम पे ये वाली कैंडल ये बनी पड़ी है, या आप कह लो ये वाली बनी पड़ी है। ये ड्राउन लिक्विडिटी तक पहुंच गई है सेम टाइम में, ये नहीं पहुंची, तो हमें क्या होगा, ये एसएमटी क्रिएट हो जाएगी। तो हमें यहाँ पर सेल करना होगा अगर हम काउंटर पीडीआर को ट्रेड नहीं कर रहे। आपको ऐसा ऐसा समझ आने लगी। एक चीज को समझ लो, जो स्ट्रक्चर अपने पीडीआर को प्रॉपर रिस्पेक्ट देगा उसकी ड्राउन लिक्विडिटी जल्दी हिट होगी, यानी कि मार्केट वहां तक जल्दी पहुंचेगा। जैसे इसने रिस्पेक्ट दी थी ना, तो इसकी ड्राउन लिक्विडिटी जल्दी हिट हुई है। इसकी ड्राउन लिक्विडिटी ये थी ही नहीं, बल्कि इसके ऊपर तो आपको ट्रेड ही नहीं करनी थी, क्योंकि इसने अपने पीडीआर को रिस्पेक्ट तक नहीं दी। इसको रिस्पेक्ट देना नहीं कहते। क्लोज इसके नीचे हो गई और फिर वापस ऊपर आ गई। इस कंडीशन में मार्केट अपने ड्राउन लिक्विडिटी तक बहुत मुश्किल है कि पहुंचे। जो रिस्पेक्ट देगा उसको रिस्पेक्ट मिलेगी, मतलब वो ड्राउन लिक्विडिटी तक जाएगा। आपको इसमें बाय करना था, इसमें बाय नहीं करना था, क्योंकि इसने ड्राउन लिक्विडिटी तक पहुंचना ही नहीं था। अब जैसे मैं आपको ना सेम टाइम पे दिखाता हूँ कि जैसे इस एफवीजी में यहाँ पर ना गोल्ड ने अपने पीडीआर को रिस्पेक्ट दिया था, तो ये देखो ये ड्राउन लिक्विडिटी तक पहुंच चुका है ऑलरेडी, और शायद आज तक तो पहुंच भी गया होगा। ऑलरेडी मार्केट 2760 से भी ऊपर गया हुआ है आज, जब मैं जुम्मे वाले दिन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। यानी अपनी ड्राउन लिक्विडिटी तक पहुंच गया क्योंकि इसने अपने पीडीआर को रिस्पेक्ट दी है यार। और जिसने रिस्पेक्ट नहीं दी, यानी कि गोल्ड के मुकाबले में सिल्वर ने रिस्पेक्ट नहीं दी है। देखो ये सेम टाइम पे ये रहा हुआ है फिर ये। अच्छा ये देखो कि ये ना यहाँ तक, क्योंकि मुझे ना इसकी ये वाली एग्जांपल मिल नहीं रही थी, बहुत मुश्किल हो रहा था, मतलब मैंने ढूंढी भी नहीं, कोई बड़ा 2 दिन में चार्ट तैयार करना बहुत ज्यादा मुझे ना बहुत मुश्किल हो रही थी। और मैं क्योंकि वहाँ पे भी बड़ा मसरूफ हूँ अपनी मेंटोरशिप में, क्योंकि उसकी भी क्लासेस चल रही हैं, वहाँ बड़ा एंजॉय हो रहा है और अच्छा काम चल रहा है। अब क्या हो रहा था कि इसकी ये वाली जो एफईजी है ना, ये देख सकते हो ये 19 नवंबर की एफईजी, यहाँ पर भी मैंने
को ज्यादा लगाने के लिए दिखाई है। आप यहाँ पर ये वाली देख सकते हो, आप इसको टिक करोगे ना, देखो ये 18 ही है और ये नवंबर के महीने, मैं इसे शायद टिक करना भूल गया। तो ये वाली जो एफईजी है ना, ये सिल्वर के ऊपर ये वाली सेम एफईजी ये वाली है, इसको मार्केट ने रिस्पेक्ट नहीं दिया। तो ये जो हाई जो ड्राउन लिक्विडिटी पड़ा था ना ऊपर, ये कह लो ये वाली जो ड्राउन लिक्विडिटी, चलो इसी हाई को लगा लेते हैं। ये जो हमारी ड्राउन लिक्विडिटी है वो गोल्ड के अंदर ये वाली ड्राउन लिक्विडिटी है। तो मार्केट ने जब पीडीआरए को रिस्पेक्ट यहाँ पे क्योंकि नहीं दिया, तो मार्केट ने इसकी जब नीचे क्लोजिंग दे दी, तो ये देखो मार्केट के लिए दोबारा इस हाई तक पहुंचना ऑलमोस्ट नामुमकिन हो चुका है। मार्केट बल्कि उल्टा इसी एफईजी को ब्रेक डाउन करके वापस आ रहा है। लेकिन सेम उसी टाइम पर गोल्ड क्या कर रहा है, अपने हाई टाइम फ्रेम के इसके ड्राउन लिक्विडिटी के भी ऊपर क्लोज हो चुका है। इसने डन कर दी है क्योंकि इसने पीडीआरए को रिस्पेक्ट दी थी, इसने पीडीआरए को रिस्पेक्ट नहीं दी जो कि इसको यहाँ पर देनी चाहिए थी। तो ये मार्केट में फेल होगी, ड्राउन लिक्विडिटी तक पहुंचने में फेल रहा। अब आप ये सोचो कि इसने पीडीआरए को रिस्पेक्ट नहीं दी, तो आप अगर इसमें यहाँ तक ये वहां तक बाय करते तो आपको स्टॉप लॉस हिट होता। लेकिन इसने पीडीआरए को रिस्पेक्ट दिया था, अगर आप एमएसएस पे ट्रेड करते और इसके नीचे स्टॉप लॉस डालते तो यहाँ आपका प्रॉफिट हिट होना था। ड्राउन लिक्विडिटी इसको कहा जाता है, ये सही ड्राउन लिक्विडिटी है। इसमें कोई भी ये ड्राउन लिक्विडिटी जिसे हम ड्राउन लिक्विडिटी मान रहे हैं ठीक नहीं है। इन सारे टॉपिक्स पर लहदा वीडियो आ जाएगी, मतलब मुझे इनको बायस से पहले ही समझाने में ज्यादा इंपॉर्टेंट लगा था और मैं आपको लहदा वीडियो नहीं दिखाना चाहता था, इसलिए इसी वीडियो में बता रहा हूँ हर चीज आपको। अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक कैलेंडर के बारे में। इकोनॉमिक कैलेंडर क्या होता है, ये एफईजी के आप ना फॉरेक्स फैक्ट्री पे जाते हो तो आपके पास न्यूज़ें होती हैं, बहुत सारे पेयर हैं दुनिया में, उनके ऊपर न्यूज़ें चलती रहती हैं जो कि कई तरह की होती हैं। बैंक हॉलीडेज, लो इम्पैक्ट, मीडियम इम्पैक्ट और हाई इम्पैक्ट, ये देखो ये सारी यहाँ पर लिखी हुई है। आपको क्या करना रहता है कि यहाँ से इनको आपने छेड़ना नहीं होता। अगर आपने क्या करना है, इसको इन तीनों को ना बंद कर देना होता है, इनको चेक मार्क को क्लोज कर देना है, यहाँ पे चेक मार्क हटा देना है। और यहाँ से आप अगर स्पेसिफिक किसी भी पेयर को ट्रेड कर रहे हो, जिसपे भी आपको ट्रेड करनी है, तो उसकी न्यूज आपको चेक करनी रहती है। बहुत सारे लोग यूएसडी की न्यूज को ही वैल्यू देते हैं और हाई इंपैक्ट न्यूज को ही ट्रेड करना होता है। तो ये सारे चेक मार्क बंद, सिर्फ इसको और इस यूएसडी को ऑन करके आपने इस अप्लाई फिल्टर पे क्लिक कर देना है। जैसे आप अप्लाई फिल्टर पे क्लिक करोगे तो क्या होगा, ये देखो जैसे मैंने इसको चेक मार्क रखा है, इसको चेक मार्क रखा है, ये सब कुछ क्लोज कर दिया है। तो क्या हुआ है, अगर मैं इन सारों को देखो ये चेक मार्क रखे है ना, तो ये देख सकते हो सिर्फ इस वीक आने वाली जो भी न्यूज है उनके हाई इंपैक्ट डाटा ही मुझे बता रहा होगा। और अगर मैं इन सारों को ऑन कर लूंगा, इन सारे पेयर को, तो कुछ इस तरह से इन पेयर में से जिसके ऊपर हाई इंपैक्ट न्यूज होगी तो मुझे बता रहा होगा, साथ साथ उनका यहाँ पर टाइम भी लिखा रहा होगा। अब देखो इकोनॉमिक कैलेंडर जो होता है वो मार्केट के फंडामेंटल्स है और फंडामेंटल बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। मार्केट में लिक्विडिटी का टाइम बताते हैं और बहुत सारा कुछ होता है। मार्केट के फंडामेंटल्स आपको सीखने पड़ेंगे और सीखने भी चाहिए। मैं पूरी सीरीज लेकर आऊंगा इसके ऊपर, इकोनॉमिक कैलेंडर के ऊपर। आप अल्लाह के बंदे ऐसे हो कि जिसके ऊपर मार्केट ना 70-80% चलती है ना, मार्केट फंडामेंटल पर ज्यादा चलती है। मैं कितने अरसे से आपको इकोनॉमिक कैलेंडर का ऑप्शन दे रहा हूँ, आप उसको कभी सिलेक्ट ही नहीं करते, तो मैं उसके ऊपर वीडियो भी नहीं बनाता। मगर आपको अगर पता हो ना इकोनॉमिक कैलेंडर के ऊपर वीडियो बनाना और इसको सीखना कितना ज्यादा जरूरी है और आपकी इंटरडे ट्रेड में इसकी कितनी ज्यादा वैल्यू है। आप एक तो इंटरडे ट्रेडर हो और आपको इकोनॉमिक कैलेंडर की वैल्यू नहीं समझ आ रही जिसके ऊपर मार्केट को 70-80% चलना होता है, तो आप उससे कभी सिलेक्ट नहीं करते। तो मैं इसी वजह से वीडियो भी नहीं बनाता, क्योंकि मैं बनाऊंगा आपने वीडियो देखनी नहीं है। यही हालात होना जो मेरी पिछली वीडियो को 500 व्यू आए उसके ऊपर, जबकि मेरी हर वीडियो 1000 व्यूज क्रॉस कर रही थी। तो मैं कभी भी नहीं बनाऊंगा जब तक आप उसको सिलेक्ट नहीं करोगे। मुझे एक भाई ने भी कहा था, भाई फंडामेंटल के लिए इकोनॉमिक कैलेंडर पे वीडियो बना दो। मैंने कहा जब तक नहीं बनाऊंगा जब तक लोग नहीं कहेंगे मुझे। आप लोग डेली बायस और मार्केट के टेक्निकल पे ही चले रहते हो हमेशा। टेक्निकल कुछ भी नहीं होता मार्केट में, ये सब फ्रॉडबाजी है, ये है वो है। मार्केट वहां से जाएगा यहाँ से जाएगा, मार्केट जब तक कहीं नहीं जाएगा जब तक कोई न्यूज नहीं आएगी और कोई ना कोई बड़ी लिक्विडिटी हंट नहीं होगी। आपको सीखना चाहिए मार्केट के फंडामेंटल। और ये छोटी सी बात नहीं है, बहुत बड़ी सीरीज बनेगी इसके ऊपर, बहुत सारी चीजों को हमें फॉलो करना रहता है। ये तो एक बस ऐसे ही ना एक सिंपल चीजें हैं, ये बहुत ज्यादा गहराई की चीजें हैं। मार्केट इनके अलावा भी बहुत सारी चीजों को मर्ज करके फिर चलता है। आप सारा कुछ ना सीखो तो कम से कम थोड़ी सी तो चीजें सीखो ना। अब आप मुझे बताओ आप कहाँ से ट्रेडर बनोगे, आपको ये नहीं पता कि मार्केट के फंडामेंटल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये इकोनॉमिक कैलेंडर को देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आप तो उसको वैल्यू तक भी नहीं दे रहे कि यार उसको वोट करके भाई से वीडियो सीख ली जाए, समझ ली जाए। इसका मतलब है कि आपको पता ही नहीं इसका कोई काम भी है, इसका कोई रोल भी है, जबकि इसका ही सबसे बड़ा रोल है मार्केट में। 70-80% तो इसी का रोल है। वो मार्केट टेक्निकल तो 20-30% ही चलती है। जो आप इतनी चीजें सीखते हो ना, 100 लेक्चर जिसके आप सीखते हो आईसीटी के, उस पे मार्केट नहीं चलता इंट्राडे ट्रेडर के लिए स्कैल्पिंग करते वक्त। और स्विंग के अंदर भी इसका अच्छा खासा किरदार है, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में बहुत बड़ा किरदार है इसका। जिसमें मार्केट चलती है आप वो सीखना ही नहीं चाहते। सीखना क्या नहीं चाहते मतलब, और आप फिर कहते हो भाई मुझे बड़ा परेशान हूँ भाई, मेरे को ना मैं एंटर करता हूँ स्टॉप लॉस हिट हो जाता है भाई, मैं ट्रेड कर ही नहीं पाता, मैं एंट्री नहीं कर पाता। इस चीज को देख के एंट्री लेनी थी, आप वो तो सीख ही नहीं रहे। अब आपको खुद समझना चाहिए इन चीजों को कि यार मैं आपको क्या कुछ बताऊं।
बताऊंगा। सारा कुछ मैं भी नहीं बता सकता, आपको बहुत सारा चीजों को समझने की जरूरत है। मैं इतना बड़ा बेवकूफ नहीं हूँ, मैं इतने दिन से इकोनॉमिक कैलेंडर को बार बार डाल रहा हूँ, मगर आप सिलेक्ट नहीं करते तो मैं वीडियो भी नहीं बनाता। आपको मुझे पता होता है आप इसमें से ये वाला सिलेक्ट करोगे तो मैं उसी के ऊपर वीडियो बनाता हूँ। चलें आगे चलते हैं। बाकी मैंने आपको सिखा दिया इसको कैसे आपको फारेक्स फैक्ट्री में देखना होता है। रियलिटी चेक सुन लो, ये मैं ना ये तो दे के ही आपको एग्जाम्पल की तरफ बढ़ूंगा, क्योंकि यहाँ से इसके बाद मंथली बायस फिर वीकली और डेली बायस शुरू होंगे। लेकिन ना रियलिटी चेक देता हूँ आपको, ये मार्केट ना प्रैक्टिकल बहुत है। अगर आप सुबह से लेकर शाम तक मार्केट को नहीं देखते ना तो कोई भी मतलब नहीं होता उसका। चाहे आपने क्या करना है, ट्रेड करो ना करो, आपने सुबह से लेकर ना जो शाम तक मार्केट का जो मूव आया है न्यूयॉर्क तक, आपको वो डेली देखना चाहिए बैठ के। लंदन में मार्केट ने क्या किया था, लंदन क्लोज में क्या किया है, न्यूयॉर्क में क्या किया है, एशिया सेशन में क्या किया था, मार्केट किस हाई टाइम फ्रेम के पीडी रेट तक आई थी जिससे शायद मैं ट्रेड कर सकता था, वो मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड क्या है। अगर आप ये डेली देखना शुरू करोगे ठीक 1 महीने के बाद आपको खुद ही समझ आने लगेगा। अगर मार्केट लंदन में सेल आया था ना तो मार्केट ना न्यूयॉर्क में ना बहुत बार ना इस तरह फिर क्या होता है कि बाय जाता है। तो अगर मार्केट किसी कोई आपको नीचे हाई टाइम फ्रेम का पीडी रेट मिल जाएगा ना तो आप छोटे टाइम फ्रेम पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होते ही ना बाय करोगे, और इस तरह की ट्रेडें आपके लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल होती है। और मार्केट का ये एक एल्गोरिदम है, मार्केट अपने एल्गोरिदम पर चलती है, कोई स्ट्रेटेजी कोई चीज फॉलो करती नहीं मार्केट। अल्लाह करे आपको ये सारी चीजें समझ आने लगे। मार्केट बहुत ही ज्यादा यार प्रैक्टिकल है, बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, बातों से नहीं सीखी जाती, काम करने से सीखी जाती है मार्केट। आपको ये चीजें जितनी जल्दी समझ आ जाएंगी उतना अच्छा है, और अगर नहीं समझ आएंगी तो फिर आपको थोड़ी खारी काटनी पड़ेगी। जिस दिन आपको ये चीजें समझ आएंगी तभी आप मार्केट में एंट्री लेना सीखोगे। एंट्री करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। आपको क्या लगता है कि आपको सारे सालों में सारा कुछ आ गया, एंट्री ही तो नहीं करनी है। एंट्री करना ही तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और मुश्किल काम है, और उससे भी ज्यादा रिस्क मैनेजमेंट। $100 के अकाउंट पर 0.01 की लाट खोलना रिस्क मैनेजमेंट नहीं होता। आपको बहुत सारी चीजें सीखने की जरूरत है। सबसे पहले मैं ना आपको बताता हूँ, मान लो हम ना मंथली बायस की बात करते हैं। अगर आपके मंथ के बायस गलत हो जाए तो आपके साथ क्या होगा, आपकी पूरे मंथ की ट्रेडें गलत हो जाएंगी। और जिसको आप बायस करते हो ना कि इसके ऊपर क्लोजिंग है तो ये नेक्स्ट मंथ के बायस बाय, इसके ऊपर क्लोजिंग आ गई तो नेक्स्ट मंथ के बायस भी बाय, इसके ऊपर क्लोजिंग आ गई तो नेक्स्ट मंथ के बायस भी। मार्केट ने बायस डन करके दोबारा नीचे क्लोजिंग दी है तो देखो नीचे क्लोजिंग दी थी तो आपके बायस सेल साइड पे शिफ्ट हो गए थे। लेकिन ये देखो कि मार्केट ने इस एफईजी में एंटर किया था और इस एफईजी के ऊपर क्लोजिंग मिल गई थी, तो आपके असल में बायस बाय साइड पे थे। लेकिन जिन लोगों को यूं बायस बनाते हैं ना, यूं इसके ऊपर क्लोजिंग हो गई तो यूं बायस हो गए, इसके नीचे क्लोजिंग हो गई तो यूं बायस हो गए, तो ये मंथ जब आप ट्रेड करते तो आप तो सेल कर रहे होते। लेकिन मार्केट असल में इन सारे यहाँ पर जो पीडीआर आ रहे होते आप बार बार उससे सेल कर रहे होते। ये 1 मंथ का टाइम फ्रेम है। इंट्राडे ट्रेडर के लिए पता नहीं इस एरिया में कितने पीडीआर आएंगे, शायद 20 पीडीआर है, तो आप 20 ट्रेड में स्टॉप लॉस खा लेते। बार बार मार्केट यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा होता और आप बार बार स्टॉप लॉस खाते। आप ये देख नहीं रहे, बड़ी पिक्चर ही नहीं देख रहे कि यार मार्केट ये एफपीजी से रिजेक्शन लेके ऊपर क्लोज हो चुका है, आपको बाय करना था, आपके बायस यहाँ पर थे, यहाँ पर नहीं थे। फिर मार्केट ने क्या किया, ऊपर क्लोजिंग दी तो बायस यहाँ पर आ गए, ये ठीक हो गया। अंदर क्लोजिंग आ गई तो मार्केट में बायस यहाँ पर थे। लेकिन आप एक चीज नोट करो, जब भी कोई भी सेल कैंडल बनती है ना वो पहले बाय गई हुई होती है, फिर लो बनाती है, लो बनाने के बाद फिर अंदर क्लोज हो गई। अब अगले मंथ आपके बायस ये फेल हो गया, आपके बायस चाहे मार्केट यहाँ पे पहुंच भी गया लेकिन आपके बायस तो सेल साइड पर थे। अब मार्केट ने क्या किया, जब मार्केट नीचे आया अंदर क्लोजिंग दे दी, आपके बायस दोबारा बाय साइड पर हो गए थे, मार्केट फिर सेल हो गया। फिर नीचे क्लोजिंग दे दी, आपके बायस तो सेल साइड पर थे, मार्केट ने फिर बाय साइड के उठा के डन कर दिए। तो ये अगर 1 मंथ के हालात है ना, ये मंथली स्ट्रक्चर है गोल्ड का। अगर मंथ के भी बायस इस तरह से सोचने में आपके गलत साबित हो जाते हैं ना, तो आप ये सोचो कि इस चीज को फॉलो करना आपके लिए कितना ज्यादा मुश्किल है। अब मैं अगर आपको वीकली दिखा भी दूं ना तो आप कहोगे भाई मंथली बायस ही अगर फेल हो जाते हैं तो वीकली बायस उनका क्या है। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हो सेम, मान लो ये कैंडल इसके नीचे क्लोज हुआ था तो आपके बायस सेल साइड पे थे, मार्केट ने बाय में शिफ्ट कर दी, चलो जी ठीक है, ऊपर क्लोजिंग आ गई तो बायस अगले मंथ की बाय साइड पे थे, वीक के बाय साइड पे थे, क्योंकि ये वीक का चार्ट है। अगले वीक भी आपको बाय करना था, बाय ठीक हो गया। अब अगले वीक क्या हुआ कि मार्केट ने क्लोजिंग ऊपर दी लेकिन जो सेकंड ये इस वीक मार्केट ना साइडवेज रहा, इसके बाय साइड पर थे। कुछ रिटेलर ने यहाँ से बाय किया, अगर इसके नीचे स्टॉप लॉस आया होगा तो नेक्स्ट वीक जब ओपन हुआ तो मार्केट ने एफईजी में ट्रेड किया तो आपको इस वीक में बाय करना था। इस वीक हो सकता है छोटी की कैंडल बनी है, हो सकता है कोई न्यूज है ना, आपको इस एफईजी से बाय करना था। ये नहीं देखना था कि मार्केट ने इसको डन करके अंदर क्लोजिंग दे दी है, डन करे बगैर क्लोजिंग दे दी है। अच्छा एक और भी चीज रहती है कि मान लो अगर मार्केट ने अपने बायस डन ही नहीं किए, साइडवेज कैंडल बना दी, तो आपको ना इस वीक वेट करना रहता है। अब एक और चीज देखो, मार्केट ने ये वाले बायस डन करके क्लोजिंग अंदर दी थी तो इस वीक आपको सेल करना था आपके बायस के अकॉर्डिंग, बट मार्केट बाय
बाय ही क्यों गया और आपको बाय ही करना चाहिए था, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी यार इस एफवीजी में ट्रेड होकर रिजेक्शन ले चुका था। इसके ऊपर क्लोजिंग हो गई, इस वीक भी बायस बाय साइड पे, इसके ऊपर क्लोजिंग हो गई तो इस वीक भी आपके बायस बाय साइड पे, इस वीक के ऊपर क्लोजिंग हो गई तो ये फिर मार्केट देखो साइडवेज कैंडल बनाई। अब आपके इस वीक के इस साइड पे बायस डन होने वाले रह गए हैं, तो मार्केट क्या कर रहा है, इस एफवीजी में वापस आया ट्रेड होने के लिए और आपके ये वाले बायस फेल किए हैं और फिर देन मार्केट उसके एफवीजी में ट्रेड करने के बाद दोबारा ऊपर गया है और आपके बायस यहाँ पे जाके फिर डन हो रहे हैं। अब हम मंडी के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। सिंपल यहाँ से उठाते हैं, मार्केट इस एफवीजी में ट्रेड हुआ है और कैंडल के समझ क्लोजिंग के ऊपर आ गई। वैसे तो ये साइडवेज ही सारी कैंडलें बनी पड़ी हैं, तो हम मान लो इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग के बाद बात करते हैं। जब मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग दी है ना, ऊपर क्लोजिंग आ गई तो इसके बायस हो गए बाय साइड पे तो डन किए, नीचे क्लोजिंग है तो आपके बायस हो गए सेल साइड पर। नीचे यहाँ पर देखो इस एफवीजी में ट्रेड हो गई लेकिन क्लोजिंग इसके नीचे तो आपके बायस इस साइड पे थे, लेकिन ये इस एफवीजी से रिजेक्शन ले रही है, आपके बायस इस साइड पर है, इन साइड पर। अब एक और चीज नोट करो, मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग फिर भी नहीं दी तो आपके बायस सेल साइड पे से, यहाँ पर आपके बायस फेल हुए इस डे पे। आपको सेल करना था इस वाले दिन किसी इस जगह की एफवीजी से, लेकिन वो फेल हो गए, मार्केट ने इस साइड पर डन किए क्योंकि मार्केट हायर टाइम फ्रेम के पीडीआरए को या फिर किसी पीडीआरए से उठ रही थी। बहुत सारी चीजें होती हैं जिसे हमें नोट करना होता है। इसकी मैं ना अब आपको ना एक एग्जांपल देता हूँ, अगर आप ये चीज समझ जाओगे तो बहुत अच्छा होगा। कोशिश करो जिस मंथ में आपके बायस बाय साइड पर है, मान लो इस मंथ आपके बायस बाय साइड पर है, आपके जो ट्रेंड है वो बाय साइड पर है, मार्केट को बाय ही जाना है, ठीक है। तो आपको क्या चाहिए, जिस दिन जिस वीक आपके बायस बाय साइड पर बन जाए ना, एक चीज मंथ भी अब आपका बायस का बाय साइड पर हो गया, अब वीक भी बाय साइड पर ही है और आपका उस दिन बायस बाय साइड पर ही हो, उस दिन भी बायस बाय साइड पर हो, उस दिन आप ना हायर टाइम फ्रेम के H1 या H4 किसी भी लेवल से बाय कर सकते हो। आपको कोई अच्छी ट्रेड मिलेगी और आपके क्योंकि सारे बायस एक ही डायरेक्शन में होंगे, सारे कॉन्टेक्स्ट एक ही डायरेक्शन में होंगे, सारे नैरेटिव एक ही डायरेक्शन में होंगे, तब आप एक अच्छी ट्रेड खेल पाते हो। इसको मर्ज करके किस तरह से बनाते हैं, इसके ऊपर मैंने हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप एक वीडियो बनाई हुई है अपने चैनल पर, 2.5 के इसके ऊपर व्यूज हैं, आप चेक करोगे हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप वाली वीडियो तो समझ आएगी कि इस तरह से मल्टीपल टाइम फ्रेम को मिलाकर एक ट्रेड बनाई जाती है। लेकिन यहाँ पर भी मैंने बनाई हुई है तो आप परेशान न हो, मैंने 3 एग्जाम्पल सेम उसी चीज के ऊपर ही आप लोगों को दी हुई है। एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में सबसे पहले हमें बात करनी पड़ेगी, वरना हमारे को एंट्री बनानी नहीं आएगी। स्विंग लो इस तरह से दिखता है, बहुत बार बता चुका हूँ। स्विंग हाई इस तरह से दिखता है, बहुत बार बता चुका हूँ, आपका यहाँ पे टाइम जाया नहीं करूंगा। एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर एंट्री की कैसे जाती है, मान लो कि मार्केट हायर टाइम फ्रेम के पीडीआरए पे आई, मान लो ये H1 का एक एफवीजी था या ऑर्डर ब्लॉक था, मार्केट ऊपर आई, यहाँ पे एक स्विंग हाई क्रिएट किया, फिर एक ऊपर जाके एक और स्विंग हाई क्रिएट किया, फिर साइड पे एक स्विंग हाई क्रिएट कर दिया, तो ये शॉर्ट टर्म हाई, ये भी शॉर्ट टर्म हाई। तो ये लॉन्ग टर्म हाई क्यों बन जाता है, क्योंकि ये हायर टाइम फ्रेम के पीडीआरए में टैप हुआ होता है, 5 मिनट का स्ट्रक्चर है और ये H1 की एफईजी है या ऑर्डर ब्लॉक है। तो इसमें जब मार्केट ने टैप किया तो यहाँ पे जब शॉर्ट टर्म हाई बन गया, यहाँ भी शॉर्ट टर्म हाई बन गया, तो ये अपने आप ही लॉन्ग टर्म हाई बन गया। अब मार्केट नीचे आया तो जैसे ही इसको उठाएगा तो हमारा स्टॉप लॉन्ग टर्म हाई के ऊपर होगा, तब हम सेल कर सकते हैं और यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टैंडर्ड डेविएशन मार्केट के -2.5 के लेवल को टारगेट कर सकते हैं, या ज्यादा भी कर सकते हैं, नीचे कोई ड्रॉन लिक्विडिटी हो सकती है। अब इससे ज्यादा जैसे फिर मार्केट दोबारा नीचे आया और एक और हाई क्रिएट करके एक और नीचे लोल बना दिया, तो इस साइड पे भी शॉर्ट टर्म है, इस साइड पे भी शॉर्ट टर्म आई, तो ये बन गया इंटरमीडिएट टर्म आई। इसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल से सीखना है ना, तो पूरी सीरीज बनाई हुई है 3 वीडियो की, बहुत बड़ी है वीडियो, बहुत बड़ी सीरीज है, आप उसको जाके देखना, सारा कुछ A to Z समझ आ जाएगा आप लोगों को। अब ये मार्केट दोबारा ऊपर गया तो ये इंटरमीडिएट टर्म आई कैसे बन गया, उसका रीजन था कि मार्केट एक रीबैलेंस इंटरमीडिएट टर्म आई है मार्केट, क्योंकि यहाँ पे एफईजी में ट्रेड हुआ था ये वाला आई, तो इसको हम इंटरमीडिएट टर्म आई बोलेंगे। मतलब मेरे समझ में ये वाला थोड़ा सा कम वैलिड होता है, ये वाला बहुत ज्यादा वैलिड होता है और अच्छा इंटरमीडिएट टर्म आई होता है मेरी समझ में। अब मैं आपको बताता हूँ कि मार्केट में क्या रहता है अगर ये एंट्री आपसे मिस हो जाती है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा रिस्की एंट्री होती है। तो जैसे मार्केट ने इस साइड पे भी शॉर्ट टर्म हाई, इस साइड पे भी शॉर्ट टर्म हाई बना के इंटरमीडिएट टर्म हाई कंफर्म किया ना, तो अब इसके ऊपर मार्केट ट्रेड नहीं होगा। अगर इसके ऊपर मार्केट ट्रेड हो रहा है तो आपकी एंट्री गलत है, मार्केट बाहर ही चला जाएगा वापस, ये पीडीआरए फेल होगा हर कीमत पर। लेकिन क्योंकि मार्केट अगर इसको यहाँ पर शॉर्ट टर्म हाई और शॉर्ट टर्म हाई बन गया और आपका मार्केट में ओवरऑल ट्रेंड भी सेल है, तो मार्केट क्या करेगा, यहाँ से उठेगा, ये दोनों शॉर्ट टर्म हाई उड़ाएगा और इस एफईजी से, क्योंकि यहाँ पर कोई और पीडीआरए था नहीं जिससे मार्केट सेल जा सकता था, तो ये दोनों इंड्यूसमेंट का काम करेंगे, यहाँ से सेल करेगा, यहाँ पर इस इंटरमीडिएट टर्म हाई के ऊपर आपका स्टॉप लॉस आएगा, लॉन्ग टर्म हाई पे डालने की जरूरत नहीं है और आप यहाँ तक सेल कर सकते हो, किसी और नीचे ड्रॉन लिक्विडिटी तक भी सेल कर सकते हो। अब इसको हम चार्ट पर देखते हैं कैसे, ये समझाता हूँ। ये देख सकते हो आपने मार्केट ने ऑलरेडी हाई टाइम फ्रेम के पीडीआरए में टैप कर रखे, ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है, इसका मतलब ये D1 की एफईजी या ऑर्डर ब्लॉक है। मार्केट ने जब यहाँ पर एंटर किया ना इसमें, तो इसके नीचे जैसे मार्केट ने एक और स्विंग लो क्रिएट किया, तो ये वाला स्विंग लो क्या बन गया, शॉर्ट टर्म लो। लेकिन मार्केट जैसे
ऊपर जाके यहाँ पे एक और शॉर्ट टर्म लो क्रिएट किया, तो इसके दोनों साइडों पे शॉर्ट टर्म लो था। अच्छा ये भी शॉर्ट टर्म लो ही होगा, लेकिन ये भी शॉर्ट टर्म लो होगा जब तक कि मार्केट यहाँ पर एक और इसके साइड पे शॉर्ट टर्म लो ना बना ले। इसको बहुत ज्यादा डिटेल से सिखाया है यार मैंने अपनी सीरीज में, आप यहाँ से जाके सीख सकते हो। तो ये अपने आप ही लॉन्ग टर्म लो बन गया, इसके नीचे मार्केट अब ट्रेड नहीं होगा। फिर एक और शॉर्ट टर्म लो बना, एक और शॉर्ट टर्म लो बना, स्विंग लो शॉर्ट टर्म लो होगा। जैसे मार्केट ने शॉर्ट टर्म लो को उड़ाया और इसके इस साइड पे भी एक शॉर्ट टर्म लो बना दे, तो ये वाला जो शॉर्ट टर्म लो था वो बन गया इंटरमीडिएट टर्म लो। ये भी शॉर्ट टर्म लो, ये भी शॉर्ट टर्म लो। ये इंटरमीडिएट टर्म लो इस वजह से है क्योंकि इसके साइड पे भी एक शॉर्ट टर्म लो है। जो शॉर्ट टर्म लो को उड़ा के स्विंग लो क्रिएट करेगा वो भी शॉर्ट टर्म लो ही होगा जब तक कि मार्केट उसके इस साइड पे भी शॉर्ट टर्म लो ना बना दे, तो बन गया इंटरमीडिएट टर्म लो ये वाला। हो सकता है कि इस वीडियो में मैं कोई कसर छोड़ रहा हूँ ये सारी चीजें समझाने में, क्योंकि मेरा मेन फोकस डेली बायस पर था और एंट्री लेने पर था। ये चीजें मैंने बहुत ज्यादा डिटेल से ऑलरेडी सिखा रखी है। अब हम थोड़ी सी ना बड़ी अप्रोच पर आते हैं। इंटरमीडिएट टर्म लो नहीं टूटता, उसका एक बड़ा रीजन होता है कि ये आपके ट्रेंड को कंटिन्यू करवाने के लिए एक सबूत होता है। मान लो कि ये हमारे पास D1 का फेयर वैल्यू गैप था, मार्केट ने ऐसे स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, तो यहाँ भी शॉर्ट टर्म लो था, ये भी शॉर्ट टर्म लो था, ये भी शॉर्ट टर्म लो था, तो ये लॉन्ग टर्म लो बन गया क्योंकि हाई टाइम फ्रेम के पीडीआर में टैप हो गया था और ये शॉर्ट टर्म लो बनने के बाद ये लॉन्ग टर्म माना गया। अब यहाँ पे मार्केट ने ना एक एफवीजी छोड़ी थी, जहां पर मार्केट क्या कर रही थी, H1 के ऊपर भी एक एफवीजी थी और यहाँ पर ना सेम इन एरिया को मिला के ना H4 के ऊपर भी एक एफवीजी बन गया था। अभी ना इसकी एग्जांपल आगे आएगी तो आपको समझ आ जाएगी। तो मार्केट ने जब इस शॉर्ट टर्म लो को उड़ाया ना, तो ये इंटरमीडिएट टर्म लो बन गया इस शॉर्ट टर्म लो के बनने के बाद। लेकिन ये इंटरमीडिएट टर्म लो नहीं उड़ना चाहिए था यार, अगर मार्केट को बाय ही जाना था। अगर ये उड़ गया है, मतलब मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग दे चुकी है, तो मार्केट को ना ये फेल करके नीचे आ जाना चाहिए, लॉन्ग टर्म लो भी टूटेगा फिर। लेकिन ये क्या हो गया, मार्केट दोबारा ऊपर चला गया। हमें इसके हाई टाइम फ्रेम के पीडीआर के इस एफवीजी से ट्रेड करना था। ये हमारा फेक इंटरमीडिएट टर्म लो था, जिसको मैंने बहुत ही ज्यादा डिटेल से अपने एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर के पार्ट 3 में सिखा रखा है। ये फेक इंटरमीडिएट टर्म लो था, क्यों? क्योंकि ये हाई टाइम फ्रेम के पीडीआर में प्रॉपर टैप ही नहीं हुआ था, जैसे यहाँ पर मार्केट टैप हुआ है। मान लो ये H1 के एफवीजी के साथ इसका कोई लेना देना नहीं था, कोई बात नहीं थी। H1 के किसी रैंडम एरिया से भी लिक्विडिटी खा के उठ गया था, फिर भी नहीं टूटना चाहिए था, मगर ये टूट गया क्योंकि ये वाली जो एफवीजी थी ये H4 के पीडीआर के साथ ओवरलैप में थी। इसकी जनरल से एग्जांपल देखते हैं। मान लो ये D1 का ऑर्डर ब्लॉक है। अच्छा ये कौन सा ऑर्डर ब्लॉक है? पिछली बार भी जब मैंने दिखाया था ना, तो एक भाई पूछ रहा था भाई ये कौन सा ऑर्डर ब्लॉक है? ये एल्गोरिदमिक ऑर्डर ब्लॉक होता है। हर बाय के स्ट्रक्चर में सेलिंग कैंडल एक ऑर्डर ब्लॉक ही मानी जाती है। ये आईसीटी का कॉन्सेप्ट है। अब क्योंकि हम आईसीटी को फॉलो करते हैं तो हमें उसके तरीकेकार को भी सेम ही फॉलो करना पड़ेगा, और ये सही में एक ऑर्डर ब्लॉक है। उसका आपको मैं एक वैलिड रीजन दिखाता हूँ अभी, क्योंकि मार्केट यहाँ से सीधा उठ के डाउन लिक्विडिटी तक टारगेट हिट कर चुका होगा। ये वही ऑर्डर ब्लॉक की लाइन है, ये वाली लाइन ना, ये वाली आप लाइन देख रहे हो, ये वाली लाइन, ये ऑर्डर ब्लॉक की यही सेम लाइन आपको H1 पर यहाँ पर दिख रही है। ये 1D का टाइम फ्रेम है यूएसडी कैड के ऊपर, ये H1 का टाइम फ्रेम है यूएसडी कैड के ऊपर, ये सेम लाइन वही है। मान लो यहाँ से मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, तो आप ये देख रहे हो एक एफईजी बना हुआ है, ये H1 की एफईजी है। तो ये शॉर्ट टर्म लो है और ये भी शॉर्ट टर्म लो है और ये भी शॉर्ट टर्म लो, मगर ये सेम शॉर्ट टर्म लो दोनों, जब ये शॉर्ट टर्म लो उड़ाया और यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म लो बन गया, तो ये बन गया इंटरमीडिएट टर्म लो। लेकिन अब मार्केट को अगर बाय जाना है, इस इंटरमीडिएट टर्म लो के नीचे मार्केट को ट्रेड नहीं होना चाहिए। मगर क्या हुआ कि H1 के ऊपर भी यहाँ एक एफईजी बाकी थी, खैर थी, अगर यहाँ रह भी गई थी ना कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मगर प्रॉब्लम ये हुई, ये देखे कि मार्केट ना यहाँ से वापस जाने के बाद दोबारा वापस नीचे आया। ये स्ट्रक्चर यहाँ से जो गया है ना, ये आप ये वाला हाई लो देख रहे हो और ये वाला लो देख रहे हो, तो यहाँ तक जाने के बाद मैंने काटा हुआ है, लेकिन ये वही सेम लो है, ये वाला लो और वो ये वाला लो थे। मार्केट वापस क्यों आया इस ऑर्डर ब्लॉक तक, यहाँ तक मार्केट क्यों आया और इस एफईजी को क्यों फिल किया, उसका एक वैलिड रीजन है। अगर आप यहाँ से किसी भी शॉर्ट टर्म लो के उड़ने के बाद इस ऑर्डर ब्लॉक से मान लो ट्रेड कर लेते और इसके नीचे स्टॉप लॉस डालते, क्योंकि इंटरमीडिएट टर्म लो के नीचे स्टॉप लॉस आना था, तो आपको स्टॉप लॉस हिट होता और वो वैलिड हिट होता, क्योंकि आपको ये नहीं समझ आई कि मार्केट में यहाँ पर H1 पे भी एक एफईजी था और सेम ही एफईजी यहाँ पर H4 के अंदर भी मौजूद था। ये H4 का चार्ट है। अगर इस चीज कॉन्सेप्ट को ज्यादा डिटेल से सीखना है तो आप मेरा एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर का पूरा सीरीज देखो, जिसमें 3 वीडियो बनी हुई है। आपको ये चीजें बड़े अच्छे समझ आ जाएंगी। आपके स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस ही मोस्टली ये रहते हैं कि आपको पता ही नहीं होता। अब ये इंटरमीडिएट टर्म लो जो है ना, ये वाला जो H1 के ऊपर इंटरमीडिएट टर्म, वो इस एफईजी में ट्रेड ही नहीं हुआ। अगर ये एफईजी में ट्रेड हो जाता तो मार्केट दोबारा घूम के यहाँ तक आना ही नहीं था, क्योंकि मार्केट D1 से लेकर H1 तक सारे के सारे पीडीआर प्रॉपर टैप करके फिर बाय जाता है। फिर मार्केट दोबारा नीचे आया, फिर दोबारा रिजेक्शन ले रहा है मार्केट, मगर ट्रैप करके दोबारा नीचे आ गया इस एफईजी से। आपको बाय यहाँ से करना था, यहाँ से नहीं करना था ऊपर से, तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर आ जाता तो वो तो हिट होना ही चाहा। आई होप आपको ना बातें समझ आ रही होंगी। फिर भी नहीं समझ आ रही ना इस बात की, तो आपको बहुत ज्यादा डिटेल से आगे जाके समझ आएगी। एक सिंपल रीजन बता देता हूँ मार्केट इसमें क्यों आया। देखो मार्केट के लिए ना
छोटे टाइम फ्रेम के पीडीआर से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है बड़े टाइम फ्रेम का पीडीआर। अगर कोई छोटे टाइम फ्रेम का पीडीआर ट्रेड हो भी चुका है मगर हायर टाइम फ्रेम का पीडीआर अगर बाकी रह गया तो मार्केट छोटे टाइम फ्रेम के पीडीआर को डिसरिस्पेक्ट करके वापस आएगा, उनके स्टॉप लॉसेस खाएगा, हायर टाइम फ्रेम के पीडीआर को रिस्पेक्ट देगा। इस तरह से फिर मार्केट बाय जाएगा। इतना कुछ आपको ना पीछे समझाने का जो मतलब था ना वो ये था आपको, ताकि बहुत ज्यादा चीजें बिल्कुल जीरो से सिखा के लाया हूँ। अब अल्लाह का वास्ता है यहाँ से तो वीडियो को बिल्कुल भी ना स्किप करके चलना। हो सकता है आपने पीछे से वीडियो को स्किप मारते हुए आए हो, यहाँ तक पहुंच चुके हो तो बहुत मेहनत लग रही है यार। अभी फजर की अज़ानें शुरू हो चुकी हैं। आपको क्या करना है, पिछले 2 घंटे से बोल रहा हूँ मैं यार, वीडियो को लाइक लाजमी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को देख लेना। चलो ना भी करना ताकि मेहनत आया ना हो मेरी। हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप के ऊपर ऑलरेडी वैसे वीडियो बनी हुई है लेकिन इसमें बताना पड़ा जरूरी है आप लोगों को। आप एक काम करना, मेरी वो वाली वीडियो लाजमी देखना इसके बाद, क्योंकि आपको उसमें भी 3 मैंने एग्जांपल दी हुई हैं। 3 एग्जांपल यहाँ से देख लोगे तो 6 एग्जांपल हो जाएंगी। आपका ये कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। और इसके बाद भी अगर नहीं होगा तो फिर दोबारा देखना, इन्हें दोबारा देख लोगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। लेकिन अगर आपसे सुनोगे और प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं करोगे तो फिर आपको कुछ भी नहीं समझ आने लगा। अब ना हम प्रैक्टिकल अप्रोच पे चलते हैं और एंट्री कैसे बनानी है उस पर बात करते हैं। नंबर 1 चीज, फर्स्टली आपका फोकस होना चाहिए मंथली, वीकली और डेली टाइम फ्रेम के की लेवल और बायस पर। बायस क्या होते हैं वो मैंने आपको दिखा दिया। की लेवल क्या होते हैं, मतलब जैसे कि पीडीआर होता है, लिक्विडिटी पूल होता है, वीजी होती है, ऑर्डर ब्लॉक होता है, ये सारा कुछ। सेकंडली आपका जो मेन फोकस होना चाहिए वो होता है डेली एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक पर रहना चाहिए। इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ट्रेड। आपका ना डेली एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक जो होते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं पूरी एक ट्रेड के बनाने के कॉन्सेप्ट में। जब भी आप ट्रेड करते हो एंट्री टाइम फ्रेम आपको रहता है 15 मिनट, 1 घंटा या 4 घंटा। वो आपने किस तरह से मैनेज करना है वो आपको खुद समझ आ जाएगा। अगर आप वीकली टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर को फॉलो करें तो H4 आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा या फिर H1 पे आप एंट्री करोगे। और अगर आप डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे हो, इसके पीडीआर फॉलो कर रहे हो, तो आप 1H पे भी एंट्री कर सकते हो इसके स्ट्रक्चर शिफ्ट होने पर, या फिर 15 मिनट के स्ट्रक्चर शिफ्ट होने पर भी एंट्री कर सकते हो। अगर आप 15 मिनट के स्ट्रक्चर शिफ्ट होने पर एंट्री करोगे तो 1H और 4H से आपको रिस्क मैनेजमेंट करनी पड़ेगी। मतलब ये है कि मार्केट अगर 15 मिनट पर स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दे तो ये ध्यान रखना जिस एफवीजी से आप ट्रेड कर रहे हो ना वो एफवीजी 1H और 4H की एफवीजी नीचे ना हो उसके। भाई मान लो कि एक एफवीजी ऊपर बनी, यहाँ पर जाकर बनी M15 पे, आप उससे बाय कर रहे हो, मगर ये पता लगे कि 4H और H1 की एफवीजी उसके नीचे है, तो मैंने आपको पीछे बताया है कि मार्केट हायर टाइम फ्रेम की एफवीजी तक आएगी। आपका ये समझ लो कि आप ना प्रीमियम से ही बाय करके बैठ गए हो पागलों की तरह। आपको ऊपर से बाय करने की जरूरत थी नहीं, आपको नीचे से बाय करना था। अगर H4 पे नीचे एफवीजी है तो M15 की कोई ना कोई एफवीजी नीचे ही पड़ी होगी। H1 की एफवीजी भी नीचे है, M15 की एफवीजी भी नीचे है, H4 की एफवीजी भी नीचे है। तो आपको M15 की ऊपर वाली एफवीजी से बाय नहीं करना, इस M15 की इस वाली एफवीजी से बाय करना है, क्योंकि मार्केट यहाँ तक आएगा, क्योंकि यहाँ ज्यादा मल्टीपल टाइम फ्रेम की एफवीजी पड़ी है और इनके नीचे स्टॉप लॉस रखना, पता लगे उसके नीचे स्टॉप लॉस रख के बैठे हो आप। समझाता हूँ मार्केट में चल के। टारगेट लेवल होने चाहिए अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड डेविएशन -2 -2.5 और मैक्सिमम -4 -4.5 रहना चाहिए आपका। समझा दूंगा। SMT इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर बिफोर ओपन द ट्रेड। चेक SMT फॉर मोर एक्यूरेसी। SMT वैसे तो ना मेरी समझ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको SMT नहीं मिलता तो आप कोशिश करो कि ट्रेड ही ना करो, लेकिन अगर आपको बहुत ज्यादा यकीन है तब आप ट्रेड में एंटर कर सकते हो। लेकिन ये कोशिश क्या करो आप ना SMT चेक कर लिया करो। मैं आपको यहाँ पे SMT के साथ सिखाऊंगा। ये सारी चीजों को मिलकर कैसे एंट्री बनाई जाती है उसको हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप कहते हैं। यूनिकॉर्न मॉडल नहीं, हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप होता। ठीक है, अब आपको सिखाता हूँ कि एंट्री बनाई कैसे जाती है। आपको लगता है एंट्री बनाना बड़ा आसान है। फाइनल थॉट्स अबाउट डेली बायस प्लस एंट्री सेटअप बिफोर फर्स्ट एग्जांपल। ये मैंने हर वीडियो में एक सेक्शन रखा हुआ है। देखो मेरी बात सुनो, दुनिया कोई भी चीज सीख लो, अगर आपको ट्रेड करनी है ना तो ये 5 चीजें आना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बायस, नैरेटिव, कॉन्टेक्स्ट, एंट्री सेटअप और देन रिस्क मैनेजमेंट। अगर आपको ये चीजें नहीं समझ आई है पांचों, आपको ट्रेडिंग करनी ही नहीं आएगी। मैंने पांचों इस वीडियो में सिखा दी है यार। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको, ये सारी चीजों को अप्लाई करते हुए एक एंट्री कैसे बनाएंगे, बायस से लेकर रिस्क मैनेजमेंट तक। ये हमारा एग्जांपल नंबर 1 है। गोल्ड का 1 मंथ का चार्ट है। मार्केट अपनी एफईजी से रिजेक्शन ले चुका है और इसके लो के नीचे क्लोजिंग नहीं आई प्रीवियस कैंडल के, तो हमारे बायस इस साइड पर है। तो हमारी डाउन लिक्विडिटी ये है, तो हमें इस वाले मंथ ने जो नया मंथ ओपन हो रहा है हमें बाय करना है। सुन लेना बात को। तो हमारा बायस कंफर्म हो गया, 1 मंथ के चार्ट पे हमारा पूरा मंथ
बाय जाने वाला है, हमें बाय की ही ट्रेड करनी है। अभी भी आपको बाय नहीं करना। अब ये आ गया 1 वीक का चार्ट। अभी क्या हो रहा है कि मार्केट ना इस एफईजी से रिजेक्शन ले तो ली है, लेकिन और ये वही 1 मंथ की एफईजी है, ये 1 वीक का चार्ट है। अभी हमें कोशिश करनी है कि मार्केट क्या करे, यहाँ पर ना एक और बाय की कैंडल बना दे। अभी हमारे जो वीकली बायस है ना वो ना सेल साइड पर है। देखो समझाता हूँ, तो ये बात सुनने ना बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये मैंने उस टाइम नहीं ध्यान दिया, ये अब आ गई है। बात सुनना, अब मैं थोड़ा सा एक्टिव होने जा रहा हूँ, खुद भी एक्टिव हो जाओ। यहाँ से तो आपको देखो बायस आपके बाय साइड पे शिफ्ट हो गए थे मंथली, मगर अभी तक ना वीकली बायस आपके सेल है, क्योंकि इसने प्रीवियस कैंडल के नीचे क्लोजिंग दी हुई है। जब तक ये बाय में ना शिफ्ट होंगे ना, आपने बाय नहीं करना, आपको 1 वीक और इंतजार करना है। अभी आपको हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप एंट्री बनाना सिखा रहा हूँ। महीने में बहुत कम बनती है, लेकिन जब बनती है इनका स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस बड़े कम होते हैं और इनके रिस्क रिवार्ड रेशियो बहुत बड़े बड़े होते हैं, 1/10 1/20 तक भी जाते हैं। मैं आपको झूठ नहीं बोल रहा। अब हम आ गए डेली के टाइम फ्रेम पर। अब ये देखो आप, यहाँ पर मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पर भी मार्केट की वही सेम कंडीशन है। यहाँ पे भी मार्केट नीचे क्लोजिंग दे चुका है और यहाँ पे साइडवेज हो गया। तो आपका जो डेली भी है ना वो भी अभी तक सेल है, डेली भी सेल है, वीकली भी बायस सेल है, सिर्फ मंथली बायस बाय है। तो अभी आपको बाय नहीं करना। जब मंथली बायस भी बाय हो जाए, डेली बायस भी बाय हो जाए और वीकली बायस भी प्रॉपर बाय हो जाए, तब ही आपको बाय करना है। अब हम आ गए 4 आवर के टाइम फ्रेम पर। अब क्योंकि ये आप देख रहे हो मार्केट स्ट्रक्चर जब शिफ्ट हो चुका है ना, तो आपके ना हायर टाइम फ्रेम के ऊपर ना बायस जो है ना वो ऑलरेडी बाय हो चुके हैं। मैं यहाँ पर अब आपको लेके आया हूँ, ठीक है। अब ये देखो, ये एक शॉर्ट टर्म आई था, ये एक भी शॉर्ट टर्म आई था और ये एक शॉर्ट टर्म आई था। थोड़ा और गौर करते हैं। 4 आवर का टाइम फ्रेम है। मैं इस ट्रेड को वीकली स्ट्रक्चर को फॉलो करके H4 पर एग्जीक्यूशन करते हुए दिखा के आपकी ट्रेड बनाना चाहता हूँ। एक शॉर्ट टर्म आई था, ये एक शॉर्ट टर्म आई था, ये भी एक शॉर्ट टर्म आई था। और क्योंकि ये हायर टाइम फ्रेम के वीकली चार्ट के ऊपर ये वीकली एफईजी में ट्रेड हो चुका था, या कह लो मंथली एफईजी में ट्रेड हो चुका था, इसको मैंने छोटा कर दिया। लेकिन मैं इस एंट्री को H4 के हिसाब से बनाऊंगा, D1 के हिसाब से बनाऊंगा, मेरे लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। मुझे ज्यादा अच्छा रिस्क रेशो भी नहीं मिलेगा और बहुत दिन भी ज़ाया हो जाएंगे मेरे, सही बता रहा हूँ। तो मैंने इसको वीकली एफईजी के मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के हिसाब से H4 का स्ट्रक्चर शिफ्ट को फॉलो करूंगा, H4 पे एंट्री बनाऊंगा। अब मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने से पहले ये शॉर्ट टर्म लो बन चुके थे सारे, तो ये हाई टाइम फ्रेम पे VDRA में टैप हो गया, तो ये बन गया लॉन्ग टर्म लो और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद एक और शॉर्ट टर्म लो बना मार्केट ने, एक और शॉर्ट टर्म लो बनाने के बाद इसको उड़ाया और ये भी एक शॉर्ट टर्म लो बन गया और ये नीचे आके एक और शॉर्ट टर्म लो बन गया। अब ये मार्केट ने सारा कुछ उड़ा के मार्केट वापस आ गया और यहाँ से एक रिजेक्शन लेने के बाद मार्केट यहाँ तक, ये डाउन लिक्विडिटी तक गया, देन मार्केट वापस आया और यहाँ पर दोबारा मार्केट वापस आ गया। मार्केट ने इस शॉर्ट टर्म लो, ये शॉर्ट टर्म लो बंद तो गए थे, इस इंटरमीडिएट टर्म लो को क्यों उड़ा रहा है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर मार्केट का कोई PDRA ओवरलैपिंग में रह गया था और मार्केट डाउन लिक्विडिटी तक नहीं पहुंच पाया और यहाँ तक वापस आया। उसका रीजन देखते हैं जी क्या है। अच्छा, एक और चीज, ये H4 के ऊपर आप ये देखो, ये गोल्ड का चार्ट है। यहाँ से मार्केट 14 नवंबर 2024 को 1 बजे की कैंडल है, जब हाई टाइम फ्रेम के PDRA में टैप हुई है, वीकली एफईजी में टैप हुई है। तो 19 दिसंबर 2024 तक यहाँ पर मार्केट जब इस PDRA में टैप हो रहे थे ना, तो यहाँ पर SMT क्रिएट हो चुका था, ये एक लो बन रहा था। यहाँ पर मार्केट नया लो बनाने में कामयाब नहीं हुई, इसका मतलब मार्केट इसमें बाय जाने के चांसेस ज्यादा है और मार्केट अब बाय चला भी गया वहां तक। लेकिन सेम इसी टाइम पर गोल्ड के अलावा जो सिल्वर रहता है, जो उसका और कोरिलेटेड पेयर था, उसमें क्या था, 14 नवंबर को जो लो बना था ना, उस लो को 19 दिसंबर को मार्केट ऑलरेडी तोड़ चुका था और अब मार्केट इसके और नीचे जा रहा है। लेकिन सेम उसी टाइम पर मार्केट यहाँ पर क्या कर रहा है, एक और लो जो मार्केट ने यहाँ पर बनाया था, ये सेम वही था ना, ये वाले लो के बाद लो नहीं बनाया और हायर टाइम फ्रेम के PDRA पे टैप हो गया। अब जब मार्केट अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट कर रहा है ना, मुझे ट्रेड लेने में तब मजा आएगा। अब मुझे ट्रेड यहाँ यूं से नहीं करनी, बल्कि जब मेरा स्ट्रक्चर यहाँ पर दोबारा मार्केट ने यहाँ पर शिफ्ट किया है ना, ये जो स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा है ये वाला, इसके बाद मैंने इस ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड किया, इस एफईजी से भी मैं ट्रेड कर सकता था। ये वाली एफईजी मार्केट ऑलरेडी टैप करके गई थी, अगर मार्केट दोबारा वापस आई है, इसे इंड्यूसमेंट बनाया, मुझे इस ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड करना था, यहाँ से एंट्री लगानी थी, यहाँ पर स्टॉप लॉस रखना था, जो कि मैंने यहाँ पर आप ये देख सकते हो यहाँ पर किया भी है और यहाँ पर आपको 1/5 मिला है। मैंने सिर्फ यहाँ तक टारगेट किया है, लेकिन मेन जो डाउन लिक्विडिटी है वो अभी ऊपर पड़ी है, वो ये वाली डाउन लिक्विडिटी है। मैंने सिर्फ यहीं तक ही टारगेट किया अभी ट्रेड को। अगर मैं उसको भी टारगेट कर लेता तो मुझे ऑलमोस्ट 1/8 रिस्क रिवार्ड रेशियो मिलता, जो मैंने यहाँ पर ट्रेड करते वक्त किया था। वो मार्केट यहीं तक गया था तो मैं आपको यहीं तक ही दिखा रहा हूँ। स्टॉप लॉस इसके नीचे आ गया था। ये इसी टाइम फ्रेम का PDRA है, तो ये लॉन्ग टर्म लो नहीं होगा, ये इंटरमीडिएट टर्म लो ही होगा। ये शॉर्ट टर्म लो, ये भी शॉर्ट टर्म लो, तो ये भी शॉर्ट टर्म लो ही था, मगर क्योंकि इसके दोनों साइड पे शॉर्ट टर्म लो है, इसने शॉर्ट टर्म लो को उड़ाया तो ये बन गया इंटरमीडिएट टर्म लो। इसके नीचे मार्केट ट्रेड नहीं होगा क्योंकि मार्केट को बाय जाना है और ये एक स्ट्रॉन्ग पेयर है। गोल्ड US डॉलर के मुकाबले में
बाय ही जा रहा है और ये इसकी स्ट्रॉन्गनेस है कि इसने इस टाइम पर आकर यहाँ पर एक नया लो क्रिएट नहीं किया, इसने यहाँ पर इसने सिल्वर में क्रिएट कर दिया था। तो आपको मैंने पीछे बताया था, अगर आपको पीछे वाली बात आपने गौर से सुनी होगी ना, तब आपको ये सारी चीजें क्लियर होकर सामने आ गई होंगी। ये हमारी एग्जाम्पल नंबर 1 है। अब एक और चीज, हम टारगेट कर सकते हैं -2.5 के लेवल तक और इस डाउन लिक्विडिटी तक भी कर सकते हैं, -4.5 के लेवल तक भी कर सकते हैं और उस हाई तक भी कर सकते हैं। आपके सॉरी मंथली बायस बाय के थे, मार्केट को वहां तक जाना ही जाना था, ये इस वाले हाई तक आपको यहाँ तक टारगेट कर सकते थे। कुछ लोगों ने यहीं तक किया, कुछ ने यहाँ तक किया, वो कंडीशन वाइज है। इस तरह से एक एंट्री सेटअप बनता है। आप सोच भी नहीं सकते कि ये मार्केट देखे ना, बड़ी एंट्री अब बनती कैसे। ये नवंबर का महीना था जब हमने दिसंबर में ट्रेड किया, हमें कितने दिसंबर को जाके ट्रेड मिली है, यहाँ पर ट्रेड मिली थी हमें एक अच्छी ट्रेड, जिसको हम ट्रेड बोल रहे थे, जिसने हमें 1/5 या 1/10 देना था 30 दिसंबर को। पूरे एक महीने के बाद जाके वो ट्रेड मिली है जिसकी हमें जरूरत, लेकिन आपको इसने 1/10 ही दे देना था अगर आप हाई को टारगेट कर लेते तो, और वो भी कम से कम पूरा एक महीना लगा है टारगेट को पहुंचने तक मार्केट को। इसको कहते हैं हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप स्विंग ट्रेडिंग के अंदर। अब इसको छोटे टाइम फ्रेम पे उसके हिसाब से देखेंगे, क्योंकि अभी ये 4 आवर पे तो हमने एंट्री ही की थी, और एक एंट्री आप ये भी वाली बना सकते थे। इसमें एक आपको एसएल इसके नीचे था, यहाँ इसके नीचे था, तो जब मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक से उठा था तो यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ था, तो आप इस एफईजी से भी एंटर कर सकते हैं जो यहाँ पर हुई है मार्केट या एमएसएस होने के बाद। ये वाली भी आपकी एंट्री हो सकती थी, एक ये एंट्री हो सकती थी, और ये वाली भी एक आप एंट्री और भी ले सकते थे, क्योंकि मार्केट इसके नीचे ट्रेड नहीं होना था, तो आपकी डबल एंट्री भी हो सकती थी। तो आप और ज्यादा यहाँ पर आप अपना मैक्सिमम एक्सपोजर यूज कर सकते थे। अगर आप एक एंट्री पर 2% का रिस्क ले रहे थे, तो आप यहाँ पर एक और एंट्री लगा सकते थे, उसमें 1% या फिर 2% का और रिस्क ले सकते थे, क्योंकि आपको पता था कि ये ट्रेड आपकी प्रॉफिट ही हिट करेगी। क्यों? आपके मंथली बायस बाय में, आपके वीकली बायस बाय में, आपके डेली बायस बाय में, और आपका टाइम फ्रेम के बायस भी बाय में ही है, और मार्केट अपने बाय के पीडीआर को अच्छे से रिस्पेक्ट दे रही है। सारा कुछ हो गया, रिस्पेक्ट दे रही है, तो कॉन्टेक्स्ट क्लियर हो रहा है कि ठीक है, हाँ भाई आपके बाय के बायस हैं वो आप ऑलरेडी चेक करके आ गए हो, और मार्केट अपने हायर टाइम फ्रेम के पीडीआर तक पहुंच रही है, आपका नैरेटिव भी मजबूत हो रहा है। अब आपको एंट्री तो करनी है, बात खत्म हुई। हमारी एग्जांपल नंबर 2 है, ये यूएसडी जेपीवाई का चार्ट है। 1 मंथ के ऊपर हमारे बायस सेल साइड पर है, लेकिन जैसे ही मार्केट इस एफईजी में ट्रेड हो चुका होगा, हमारे को समझ आ जाएगी कि हमारे बायस इधर आ गए हैं, हमें बाय करना है। ठीक है, मार्केट ने क्या किया है, अभी तक एंटर नहीं किया, ये वीकली का चार्ट है, अभी तक हमारे यहाँ पे बायस सेल साइड पर है, मंथली बायस भी सेल साइड पर है, वीकली बायस भी सेल साइड पर है। लेकिन जब ये इस एफईजी में ट्रेड हो चुका होगा, तब हमारे को जैसे रिजेक्शन मिलेगी तब हमें बाय जाना है, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड बाय है और मार्केट हायर टाइम फ्रेम के पीडीआर को रिस्पेक्ट देगी। अभी भी डेली बायस भी हमारे सेल है, अभी तक देखोगे हमारे मंथली, वीकली और डेली बायस तीनों सेल है, लेकिन जब ये इस पीडीआर को रिस्पेक्ट देकर स्ट्रक्चर शिफ्ट करेगा, तब हमारे बायस अपने आप ही बाय में शिफ्ट हो चुके होंगे, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड बाय। हम ऐसे बेवकूफ है कि यहाँ से मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देख लेते हैं, बट D1 स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, अब तो मार्केट नीचे जाएगा। बिग पिक्चर देख के आनी पड़ती है, एक भी टाइम फ्रेम नहीं छोड़ना, चाहे आप इंटरडे के ट्रेडर हो या कहीं के भी ट्रेडर हो। हम मंथ से लेकर एंट्री टाइम फ्रेम तक ना सारा कुछ देख रहे होते हैं। अभी आप ये देखो, ये 1 डे का टाइम फ्रेम है, जब मार्केट ने यहाँ पर अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट किया ना इसी पीडीआर को टैप करने के बाद, तो ये शॉर्ट टर्म लो, ये भी शॉर्ट टर्म लो, ये भी शॉर्ट टर्म लो, तो ये बन गया लॉन्ग टर्म लो, और शॉर्ट टर्म लो को उड़ाने के बाद ये शॉर्ट टर्म लो बना था, तो ये भी शॉर्ट टर्म लो बन गया, तो ये बन गया इंटरमीडिएट टर्म लो। अभी मैं ज्यादा डिटेल से बता नहीं सकता, क्योंकि आपको पहले से ही पता है यार, बहुत देर से बोल रहा हूँ ना, तो मैंने आपको ये चीजें सिखा रखी है। अगर आपने वो वीडियो देखी होगी ना, आपको चुटकियों की बातें समझ आ जाएगी। आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टैंडर्ड डेविएशन मार्क की, यहाँ तक टारगेट कर सकते थे या यहाँ तक टारगेट कर सकते थे। अभी बात सोचने वाली है, आप यहाँ पर ट्रेड करोगे कहाँ? आपको ट्रेडिंग यूनिक मिलेगी, यहाँ पे ट्रेड आपको मिलेगी नहीं। आपको यहाँ से दोबारा मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, मतलब बीओएस क्रिएट किया, एमएसएस होने के बाद ये फ्लिप बॉस हो गया, अब कंफर्मेशन और ज्यादा हो गई, और ये इंटरमीडिएट टर्म लो है। अब आप किसी भी एफईजी से ट्रेड कर लो, किसी भी शॉर्ट टर्म लो को उड़ने से, इस इंटरमीडिएट टर्म लो के बस नीचे स्टॉप लॉस डालना है। तो मैंने इस एफईजी से ट्रेड किया, इस इंटरमीडिएट टर्म लो के नीचे स्टॉप लॉस डाला है, और आप यहाँ तक बाय कर सकते हो, यहाँ तक भी बाय कर सकते हो, ये सब कुछ आपके ऊपर है, या कह लो यहाँ तक बाय कर सकते हो। यहाँ पर ये मैंने एंट्री बस ऐसे ही सिंपल सी बना दी है, मार्केट वहां तक जाएगा ही जाएगा, ठीक है ना। तो आपने ज्यादा परेशान नहीं होना, आपकी एंट्री यहाँ पर ये इसी तरह से बनेगी। आपने यहाँ पर इस एमएसएस को देख के ट्रेड नहीं करनी, आप यहाँ पर एंट्री करोगे, यहाँ पर स्टॉप लॉस डालोगे, ये वाले लेवल ट्रेड हो सकते थे, इसलिए सेफ इंटरमीडिएट टर्म लो के नीचे स्टॉप लॉस रहना था। तो आपको यहाँ तक आपने जो टारगेट किया है वो बिल्कुल इनवैलिड है, 1/1.5 रिस्क रिवार्ड रेशियो की भी ट्रेड नहीं है, आपको अच्छे रिस्क रिवार्ड रेशियो की ट्रेड खेलनी पड़ती है। इसके लिए मैं कहता हूँ कि आपको किस तरह की ट्रेड नहीं करनी चाहिए। आप ये देखो सारा कुछ आपके हक में ही है, लेकिन आपको इस तरह की ट्रेड नहीं खेलनी चाहिए, क्योंकि आपको अच्छा रिस्क रिवार्ड रेशियो नहीं दे रही। चाहिए आप विन भी कर जाओ ना, आपको फिर भी फायदा नहीं है। मतलब आप 100 रुपए का रिस्क ले रहे हो सिर्फ 130 रुपए कमाने के लिए, जबकि आप यही एंट्री छोड़ सकते थे और कहीं और पे अपना महीना पूरा जाया कर सकते थे, और वो वाली अगर आप ट्रेड लेते तो शायद आप
500 रुपए कमा लेते हैं। आपको ये चीजें ना समझ आनी चाहिए, बड़ा जरूरी है। आप ज्यादा ट्रेडर नहीं जीत पाते मार्केट में। आप 50-60% एक्यूरेसी चलेगी आपकी ज्यादा से ज्यादा, तो आप 130 रुपए नहीं कमा सकते 100 रुपए का रिस्क लेकर। आप प्रॉफिटेबल ही नहीं हो पाओगे। आपको 400, 500, 1000 रुपए कमाने पड़ेंगे 100 रुपए का रिस्क लेकर। यहाँ आपने 100 का रिस्क लेकर 130 रुपए कमाने थे, यानी कि आप 30 रुपए का प्रॉफिट के लिए काम करोगे? नहीं, आपको 100 रुपए, 200 रुपए, 400 रुपए, 300 रुपए, 500 रुपए के लिए काम करना है। ये ट्रेड आपके लिए नहीं बननी थी, ये आपको ट्रेड नहीं लेनी है। इसको इस एग्जाम्पल को मैंने इसमें डाला ही इसी वजह से था, ताकि आपको मैं ये भी बता सकूं कि आपके देखो सारा कुछ हक में है, फिर भी आपको कौन सी ट्रेड नहीं करनी, ये वाली ट्रेड नहीं करनी है। वैसे तो आप ले सकते थे यहाँ पे असर डाल के, फिर आप यहाँ तक जाओ, यहाँ तक ना जाओ, फिर आपको जाना चाहिए पूरा यहाँ तक। यहाँ तक जाने में आपको 1/5 तक मिल जाएगा। अब हम एग्जाम्पल नंबर 3 पर आते हैं, जो आपके इंट्राडे चार्ट के लिए बनाई गई होती है। देखो ये वीकली चार्ट आप देख के आए, मंथली बायस आपके ऑलरेडी बाय है, लेकिन अब हम ना एंट्री ना छोटे टाइम फ्रेम पे जाके करेंगे। पहले हम H4 पर एंट्री करते रहे हैं। ये वीकली चार्ट है, आपका वीकली बायस बाय है, मंथली ऑलरेडी बाय है पीछे, ये वीकली बायस बाय है। अब मार्केट क्या करेगा, ये इस हाई को मार्केट टैप करके फिर बाय जाएगा। इस हाई को टैप करके एक तरह का मिटिगेशन ब्लॉक की तरह काम करेगा। मैंने पिछली वीडियो में बहुत ज्यादा डिटेल में ये चीजें बताई हुई है। ये हमारा गोल्ड का सेम चार्ट है। अब एक और चीज आई है बड़ी इंपॉर्टेंट थी। देखो मार्केट इस हाई को तो टैप करके जा ही सकता है, मगर मार्केट में एक एफईजी यहाँ पर है और यहाँ पर एक एफईजी और एक ऑर्डर ब्लॉक है। तो क्या मार्केट इसमें से बाय जाएगा या फिर इस डबल पीडीआरए तक आएगा? पहले बताया हुआ है मार्केट अकेले पीडीआरए को रिस्पेक्ट नहीं देगा, बल्कि मार्केट डबल पीडीआरए को रिस्पेक्ट देगा। और यहाँ से लेकर आप स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ से लेकर यहाँ तक प्रीमियम डिस्काउंट अरे मार्क को, तो ये वाला लेवल डिस्काउंट में और ये प्रीमियम है। मार्केट प्रीमियम से बाय नहीं जाएगा। जो लोग भी यहाँ से बाय करेंगे उनका स्टॉप लॉस हिट होंगे, और जो लोग यहाँ से बाय करेंगे इस पीडीआरए को टैप करने पे, इस एफईजी के फिल होने पे, इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने पे, क्योंकि डबल पीडीआरए है, और फिर मार्केट यहाँ तक जाएगा ही जाएगा। अब ये आप सेम चीज यहाँ पर देख सकते हो। एग्जाम्पल नंबर 3 आई है। यहाँ पे मैं ये क्यों लेके आई हूँ इकोनॉमिक कैलेंडर, पीछे नहीं लेकर आ रहा था क्योंकि वहाँ पे इसका कोई ज्यादा किरदार था नहीं, क्योंकि आप H4 पे एंट्री कर रहे थे, वहाँ इसकी खास वैल्यू नहीं रहती। मतलब वहाँ पे ना स्टॉप लॉस हंट नहीं होती न्यूज़ों की वजह से। बहुत बड़ी बड़ी कैंडलें भी बन भी जाए ना तो ज्यादा कवर अप नहीं कर पाती। अब ये देखो मंडे वाले दिन अगर न्यूज है तभी आपको ट्रेड करनी है। अगर मंडे वाले दिन न्यूज नहीं है, या कह लो कि जिस दिन न्यूज नहीं है ना हाई प्रोबेबिलिटी, या कह लो रेड फोल्डर न्यूज, तो आपको ट्रेड नहीं करनी होती। जैसे यहाँ पे ट्यूसडे और वेडनेसडे को ना 21 और 22 जनवरी को न्यूज नहीं थी, तो आपको इन दिन नहीं ट्रेड करनी थी। मंडे वाले दिन प्रेसिडेंट ट्रम्प की स्पीक थी यूएस डॉलर के ऊपर, तो इसका यूएस डॉलर के ऊपर इम्पैक्ट पड़ना था। और मैं गोल्ड के ऊपर ट्रेड कर रहा हूँ, तो इसका यूएस डॉलर के साथ ट्रेड करना होता है। तो हमें इस दिन 10 PM के आसपास हमें ट्रेड करनी है। अब आप ये देखो कि मार्केट ने उसी सेम, मैं D1 से M15 पर आया हूँ अब की बार, उसी सेम पीडीआरए, ये जो केला पीडीआरए था, ये केला पीडीआरए था, इसको M15 पे आके मार्केट ने क्या किया है, यहाँ से रिजेक्शन ली है। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं हुआ, कोई बात नहीं, मगर मार्केट दोबारा नीचे आया। और इस डबल पीडीआरए को, ये ऑर्डर ब्लॉक की लाइन है और ये एफवीजी, इसको टैप करने के बाद मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है। ये भी शॉर्ट टर्म लो, ये भी शॉर्ट टर्म लो, तो ये बन गया लॉन्ग टर्म लो। अब ये भी शॉर्ट टर्म लो था, मार्केट ने क्या किया, ये शॉर्ट टर्म लो और ये शॉर्ट टर्म लो, ये शॉर्ट टर्म लो, ये इंटरमीडिएट टर्म लो सारे उड़ा दिए, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म लो था और ये शॉर्ट टर्म लो था, तो ये तो अपने आप ही इंटरमीडिएट टर्म लो बन गया। मगर ये मार्केट ने उड़ा इस वजह से दिया क्योंकि यहाँ पर हायर टाइम फ्रेम की एफईजी के साथ ये वाली एफईजी ओवरलैप हो रही थी। ये वाली एफईजी हायर टाइम फ्रेम के साथ ओवरलैप हो रही है M15 की। तो यहाँ से लेके यहाँ तक स्टैंडर्ड डेविएशन मार्क की यहाँ पर आप टारगेट कर सकते थे, 1/3 आपको यहाँ पर मिला है। तो ये वाली ट्रेड आपकी एंट्री करती। यहाँ पर आपके 10 बजे न्यूज आई है, आपका स्टॉप लॉस ऑलरेडी इस लो के नीचे है, तो आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होना चाहिए। आप न्यूज से पहले ही एंटर कर गए हो। अगर एनएफपी वगैरह या सीपीआई होती फिर आपको न्यूज से पहले एंटर नहीं करना, न्यूज के बाद एंटर करना है। अगर ये कोई छोटी मोटी न्यूज है, ऐसे छोटी मोटी न्यूज होती है, तो आपको अगर पीडीआरए मिल रहे हैं एंटर करने के लिए तो आप यहाँ पर कर सकते हो। आपने यहाँ से एंटर किया, इसके नीचे स्टॉप लॉस डाला, -2.5 को टारगेट किया, -4.5 को भी आप टारगेट कर सकते थे। मार्केट पहुंच जाएगा वहां पर भी, ये 2740 तक पहुंचा हुआ है। अभी मार्केट इस टाइम पे ना 2760 से भी ऊपर खड़ा है, तो वहां तक भी पहुंच जाता, आपको 1/5 भी मिल जाता, -4.5 के लेवल था। ये वही एग्जाम्पल नंबर 3 है गोल्ड की। ये देखो 20 बजे 19 जनवरी को लो लगा था और 8 बजे 20 जनवरी को ये नया लो मार्केट इसके नीचे नहीं बना पाई, लेकिन सेम उसी टाइम फ्रेम पर स्वयं उसी टाइम पे गोल्ड की जगह सिल्वर के ऊपर ना, क्योंकि इसको कोरिलेटेड पेयर है, यहाँ लो बनाया। तो 20 जनवरी को सेम उसी टाइम पर 8 बजे जब इसने यूं किया था गोल्ड ने, तो इसने यूं बनाया, यानी एसएमटी क्रिएट हो गई। तो यहाँ पर आपको सेल नहीं करना, बाय नहीं करना, वहां पर बाय करना है। वो आपकी एक हाई प्रोबेबिलिटी एंट्री रहने वाली है। ये चीज दिखाने के लिए लेके आया हूँ मैं आपको यहाँ पर एक तो, ठीक है। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट एक और है, देखो ये M15 का टाइम फ्रेम, मार्केट ना क्यों रीजन है कि इस इंटरमीडिएट टर्म लो को उड़ा दिया, नहीं उड़ाना चाहिए था। अगर उड़ा दिया तो फिर और सेल चला जाए, मगर नहीं उड़ाना था। उसका रीजन ये था उड़ाने का, क्योंकि H1 की एफईजी यहाँ
पर थी, इस वाले पीडीआर इस वाली एफईजी के साथ ओवरलैप। आपको अगर वैसे ट्रेड करनी होती तो इस एफईजी से ट्रेड करते, या आपको छोटी सी एक एफईजी दिख रही होगी यहाँ पर, इस एफईजी से ट्रेड करते, इस इंटरमीडिएट टर्म लो के नीचे स्टॉप लॉस डालते, आपका स्टॉप लॉस हिट ना होता अगर इस वाली एफईजीज के साथ ओवरलैप ना होता M15 और H1 के एफईजीज। जैसे मैं दिखाता हूँ, आप ही नोट करो, ये एफईजी के साथ देखो ओवरलैप है, यहाँ पर एक एफईजी है, ऊपर कोई एफईजी है ही नहीं, तो मार्केट यहाँ से क्यों बाय जाएगा और इस स्टॉप लॉस को क्यों नहीं खाएगा इसके नीचे से, क्योंकि यहाँ पर एफईजी है, मार्केट इस एफईजी तक आएगा ही आएगा। अब एक और चीज, ये तो मैंने ऑलरेडी दिखा दिया, ये देखो ये वही H1 की एफईजी है, इसकी वजह से मार्केट इसके इस इंटरमीडिएट टर्म लो के नीचे ट्रेड हो गया। मार्केट हायर टाइम फ्रेम के पीडीआर से ही उठेगा। ये H1 का था, H4 पे कोई खास रीजन नहीं था, लेकिन चलो कम से कम मार्केट H4 पे। अच्छा मार्केट एक और चीज सुनो, देखो इस एफईजी तक क्यों नहीं आया, अगर मार्केट यहाँ तक आ सकता था तो इस वजह से नहीं आया क्योंकि H4 पे यहाँ को नीचे एफईजी नहीं है। मार्केट ऑलरेडी H4 भी पूरा प्रॉपर टैप हो गया, H1 भी प्रॉपर टैप हो गया, M15 भी अब यहाँ पर फुल प्रॉपर टैप हो गया। तो देखो भाई भी चला गया, वो तो नहीं आया, फिर उसके बाद दोबारा वापस वहां पर नहीं आया ना, देखो भाई चला गया, वो देखो कहाँ पहुंच गया। आई होप आपको ना ये चीजें ना, मेरी बातें जो है वो समझ आ रही होंगी कि हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बनते कैसे हैं। आप हमारा मेंटरशिप बैच ज्वाइन कर सकते हो, ये सारी डिटेल आपको यहाँ पर मिली हुई है, इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप हमें फॉलो कर सकते हो। और अगर आप मेंटरशिप ज्वाइन करना चाहते हो आप मुझसे टेलीग्राम पर कॉन्टैक्ट कर लेना, बहुत ज्यादा डिटेल सारी के सारी वहाँ पर पड़ी हुई है। ऑलरेडी हमारा बैच चल रहा है, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर भी मिल जाएंगे अगर आपको सुनना है। हम सैटरडे संडे को मेगा बैच करते हैं, डाउट क्लियर करते हैं, और वीक के अंदर भी हम डाउट सेशन रखते हैं ताकि उन्हें ज्यादा से ज्यादा क्लियरेशन मिलती रहे और उन्हें सारी चीजें सिखाई जा सके। आप ज्वाइन कर लेना, बीच में भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आप यानी कि रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेना और आपका जो भी डाउट हो वो डाउट सेशन में क्लियर करवा लेना। वीडियो अगर पसंद आई फीस यही रहेगी, और अगर डिस्काउंट वगैरह चाहिए होगा तो आप कॉन्टैक्ट कर लेना, तो इसमें आपको डिस्काउंट किसी हद तक मिल जाएगा, ठीक है ना। ये नो ये 200 आपको मुझे 20 में दे दो, वो लोग करते हैं और हम ऐसा को ज्वाइन भी नहीं करते। बैच की जो ड्यूरेशन है वो 3 मंथ रहेगी, जिसमें प्रैक्टिकल भी कराया जाएगा, 5 मंथ नहीं रहेगी। मैंने उसको एक दिन के अंदर, पहले मैं एक ही लेक्चर देख रहा था या फिर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रहा था, अब मैं मल्टीपल लेक्चर कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, जहाँ पर मुझे लगता है कि अगर एक बड़ा कॉन्सेप्ट है उसको एक दिन में एक ही क्लियर करवाया जा सकता तो एक क्लियर कर रहा हूँ। जहाँ मुझे लग रहा है कि मार्केट में हम छोटे लेक्चर हैं तो 3 भी क्लियर कर रहा हूँ एक ही दिन में, और मैंने उसका पहले शेड्यूल बनाया रखा है, आपको 3 मंथ में सारा कुछ विद प्रैक्टिकल क्लियर करवा दिया जाएगा, आपको प्रॉपर ट्रेडर बना दूंगा। वीडियो अगर पसंद आई वीडियो को जरूर लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, नोटिफिकेशन बेल को लाजमी प्रेस कर लेना, जैसे ही न्यू वीडियो आए ना उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। कमेंट में जरूर बताना यार वीडियो कैसा लगा, बहुत ज्यादा थक गया हूँ मैं वीडियो रिकॉर्ड करके, और अभी इसको एडिट करना है वो एक और कंडीशन है, फजर की अज़ानें हो रही हैं। वीडियो को शेयर लाजमी करना अपने फैमिली एंड फ्रेंड के साथ, जो लोग ट्रेड लेने में बहुत ज्यादा मुश्किलात पेश आती है जिनके साथ, उन्हें लाजमी शेयर करना। मैंने ना अपनी तरफ से बहुत ज्यादा कोशिश की है समझाने की, हो सकता है आपको अभी भी ना समझ आई हो और हो सकता है आपको आ भी गई हो। अगर नहीं आई ना तो आप इसको दोबारा देख लेना, वीडियो यार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा बड़ी है, और ना ये सारी चीजें आहिस्ता आहिस्ता और भी ज्यादा क्लियर होती चली जाएंगी। मैं अपनी तरफ से पूरा बेस्ट दे रहा हूँ, आपको ऐसी वीडियो यूट्यूब पे नहीं मिलने वाली यार, मैंने बहुत मेहनत की इस वीडियो को बनाने में, सिर्फ आप लोगों के लिए। ये फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट है, तो आपने इसको ज्यादा से ज्यादा फैलाना है। मेरी कोशिश ये है कि मैं लोगों को जिनके पास पैसे नहीं है उनको फ्री में सिखा दूं, ताकि वो बाद में ये ना कहें अपनी जिंदगी में कि यार हमारे पास पैसे नहीं थे तो हम सीख नहीं पाए। आई होप आपको ना मेरी बात समझ आ रही होगी। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप यूट्यूब चैनल से फ्री में सीख सकते हो। अब मुझे इजाजत, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। सो गुड बाय, अल्लाह हाफिज।